हाय दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में एक सपोर्ट लिंक दिया गया है। आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है। थैंक यू। अध्याय 41 4 प्रमुख एकल गुण संप्रदायों को निर्धारित करने की योजना। पहली बार जब मैंने 8 या 9 किस्में खींची थीं, तो ये बुरा नहीं था। मुझे याद है कि जब मैंने पिछली बार तांगसेन का अभ्यास देखा था, तो यह इतना नहीं था। सू तियान ने चुपचाप कहा, शायद ताकत के कारण। मेरिडियन, इसलिए वह केवल तांगसेन के अवशोषण से तेज था। बस अब जब बैंगनी जी मेरिडियन में घूम रहा था, तो वह महसूस कर सकता था कि मेरिडियन का उसका तड़का बहुत कम था, आत्मा की शक्ति से बहुत कम। ऐसा लगता है कि ये बैंगनी क्यूई मुख्य रूप से मानसिक शक्ति को बढ़ाने और आँखों को मजबूत करने के लिए है, लेकिन अब मात्रा बहुत कम है। सू तियान मदद नहीं कर सका, लेकिन भविष्य में अभ्यास पर टिके रहने का फैसला किया। यदि मात्रा बहुत बड़ी है, तो अप्रत्याशित लाभ हो सकते हैं। आखिरकार, ये बैंगनी क्यूई का स्तर बहुत अधिक है। सू तियान ने कई घंटों तक अपनी मेरिडियन को नियंत्रित करने के बाद आज का अभ्यास समाप्त कर दिया। वह उठा नहीं, बल्कि चुपचाप अपनी घनीभूत आध्यात्मिक शक्ति के बीजों को महसूस करने लगा। इस बार अपनी आध्यात्मिक शक्ति में सुधार के बाद उसे कुछ अलग महसूस हुआ, इसलिए उसने कोशिश की। हालांकि उसका आध्यात्मिक शक्ति ने विशाल क्षेत्र को नहीं तोड़ा था, ये तो दरवाजे में एक कदम था, जो कि कॉन्ट्रा से तुलना करने के लिए पर्याप्त था। बस कुछ कमजोरियों के साथ इसका नाम डोलू था, और मानसिक शक्ति का क्षेत्र भी ऐसा ही है। सू तियान को 4 आध्यात्मिक शक्ति के बीजों को सफलतापूर्वक महसूस करने में ज्यादा समय नहीं लगा। उनमें से 3 उससे थोड़ी दूर थे, और केवल एक बहुत करीब था। कहने की जरूरत नहीं है, ये चोर सन किंग था, जिन्होंने पहली बार मन उत्तेजक तकनीक का परीक्षण किया। सन किंग, मुझे खोजने के लिए शहर के दक्षिण में सुमनो में आओ। सू तियान ने आध्यात्मिक शक्ति के बीज के साथ संबंध के माध्यम से सीधे सन किंग को आदेश जारी किया। ये क्षमता भी एक बदलाव है जिसे उसने आध्यात्मिक शक्ति के सुधार के बाद ही देखा। इस बार अब इसे आजमाने का अच्छा समय है। इस समय सुन किंग, जो शराब पी रहा था और नॉटिंग सिटी में कुछ मित्रों के साथ बातचीत करते समय अचानक उनकी आंखें बंद हो गईं और उनकी पुतलियां फैल गईं। सन किंग, तुम क्या कर रहे हो? शराब पी रहे हो? क्या तुम फिर से शराब पीने से बचना चाहते हो? हाँ, सुन किंग, जल्दी करो और पी लो। उसके कई दोस्तों ने देखा कि सन किंग शराब का गिलास पकड़े हुए अचानक वहीं जम गया और बार बार चिल्लाने लगा। लेकिन सन किंग का अभी शराब पीने का कोई इरादा नहीं है। अभी अभी अचानक उसके दिमाग से एक आवाज निकली। उसे शहर के दक्षिण में सुमनो में जाकर दूसरे पक्ष को खोजने के लिए कहा। प्रतिक्रिया करने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह सू तियान था। 1 साल से अधिक समय लगा वह जानकारी एकत्र करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और सू तियान द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को पूरा करना, लेकिन उसने इतने लंबे समय से संपर्क नहीं किया है, और अचानक उसे ऐसे निर्देश जारी किए। अप्रत्याशित तरीका, जिसने अभी भी उसे चौंका दिया। महान आत्मा स्वामी जो स्तर 30 से कम है, उन्होंने पहले कभी इस विधि को नहीं देखा है। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपने कई मित्रों से बोला, मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, आप लोग पहले पी लीजिए। फिर वह जल्दी से शहर के दक्षिण की ओर चल पड़ा, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो मूल रूप से अपनी आजीविका चलाता था चोरी करते हुए। नॉटिंग सिटी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वह नहीं जानता। हाँ, सुन किंग ने रास्ते में रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चला गया। उसे जागीर के गेट पर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। इससे पहले कि वह दरवाजा खटखटाता, दरवाजा चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर आए, एक आवाज आई। ये सू तियान की थी, जो अभ्यास समाप्त करने के बाद आंगन में बैठा था, और उसने कुछ नौकरों को भेज दिया था, और दूसरे आंगन में पहुंचने से पहले ही उसने सुन किंग को खोज लिया था। सन किंग आंगन में चला गया, सू तियान को सम्मानपूर्वक सलाम किया और कहा, युवा मास्टर सू, आप कब वापस आए? सू तियान ने हल्के से कहा, ऐसा लगता है कि आप समय पर जानकारी एकत्र करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। मैं 2 या 3 दिनों से वापस आ गया हूँ, और आपने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है।
कोई समाचार मिला। सन किंग को ठंडा पसीना आ गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और कांपते हुए बोला, युवा मास्टर सू, मैंने इसे अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं किया, कृपया मुझे दंडित करें। उठो, क्या पिछले 1 साल में नॉटिंग सिटी और सू मैंशन में कुछ हुआ है? सन किंग ने इस दौरान नॉटिंग सिटी और सू मैंशन की स्थिति पर तुरंत रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। वहाँ कोई बड़ी चीजें नहीं थीं, वे सभी छोटी और बिखरी हुई चीजें थीं, लेकिन ये देखा जा सकता था कि वह उन्हें सावधानी से इकट्ठा कर रहा था। सू तियान ने कुछ देर तक सोचा, सुन किंगहो को देखा और फिर कहा, मैं कुछ दिनों में चला जाऊंगा। आपकी आत्मा शक्ति के स्तर के साथ भले ही कुछ हो जाए, लेकिन फर्क करना मुश्किल होगा। जैसा कि सू तियान ने कहा, उसने एक मुट्ठी डेजर्ट ईगल और संग्रहित आत्मा उपकरण से 100 गोलियां निकाली और सन किंग के सामने तैर गई। सन किंग ने संदेह से पूछा, युवा मास्टर सू, यह क्या है? यह एक ऐसा हथियार है जो इतना शक्तिशाली है कि एक स्तर 40 आत्मा संप्रदाय को धमकी। नॉटिंग सिटी में बहुत से लोग नहीं हैं जो इसे रोक सकते हैं। यह आपके लिए है और मैं भविष्य में बेहतर चीजें कर सकता हूँ। सू तियान ने चुपचाप कहा और सीधे आत्माली को उसके उपयोग की विधि बताई। सू तियान की बातें सुनने के बाद सन किंग के मन में उपयोग विधि आने के बाद वह तुरंत जान गया कि इस हथियार को कैसे संचालित किया जाए, और वह उत्साहित हो गया और जल्दी से कहा, धन्यवाद यंग मास्टर सू, मैं यंग के लिए काम करूंगा। मैं भविष्य में मास्टर सू को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और वादा करता हूं कि यह गलती दोबारा नहीं होगी। सू तियान ने बस कुछ कार्यों की व्यवस्था की और सन किंग को जाने दिया। एक महान आत्मा गुरु जो स्तर 30 से कम है, वास्तव में बेकार है, लेकिन उसके पास अभी भी जनशक्ति की बहुत कमी है। अब घर जाकर कुछ करने का समय आ गया है। सू तियान इस बार वांगचुआन क्यूशुएलू को दूसरी बार वोहुन को जगाने के लिए ले जाने के लिए मनों में आया था, और अब वह पहले एक काम पूरा करने जा रहा है। सू मैंशन में वापस आकर सू तियान ने सू के पिता से डेजर्ट ईगल और गोलियां बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री खरीदने में मदद मांगी। उसने सैकड़ों डेजर्ट ईगल बनाए। उसने एक पंक्ति में ढेर सारी चीलें और गोलियां रखीं और उनमें से अधिकांश उसने फादर सू को दे दी ताकि वह अपनी रक्षा कर सकता था, लेकिन उसने केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अपने पास रखा। इस समयावधि के दौरान सू तियान ने भी सोचना शुरू कर दिया कि लोगों का एक समूह इकट्ठा करना वास्तव में आवश्यक है। पुरुषों, उसके पास 5वीं आत्मा रिंग के आत्मा जानवर के लिए पहले से ही सुराग हैं, लेकिन वह निम्नलिखित आत्मा रिंगों के लिए विशेष विशेषताओं वाले कुछ आत्मा जानवरों का चयन करने की योजना बना रहा है। सभी आत्मा जानवर अत्यंत दुर्लभ हैं, और यह उसके और इन 3 या 4 के लिए असंभव है। अधीनस्थों को उन्हें खोजने के लिए, इसके अलावा उसे सत्ता निर्माण के लिए लोगों की भी आवश्यकता है, और मुख्यालय का प्रारूप बनाने के लिए उसे अपने क्षेत्र की भी आवश्यकता है। इसलिए सू तियान 4 प्रमुख एकल विशेषता संप्रदायों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। वे वास्तव में निर्माण करना चाहते हैं और लड़ने के लिए लड़ना चाहते हैं, और मिंजी कबीले जानकारी भी एकत्र कर सकते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो वह वास्तव में लुभाया गया है। इससे भी अधिक दुर्लभ बात यह है कि 4 प्रमुख एकल गुण संप्रदायों में से एक को दबा दिया गया था, वोहुंडियन, और दूसरे को छोड़ दिया गया था, हाउ तियानजोंग। ये कहा जा सकता है कि दादी चाचा और चाचा से प्यार नहीं करती हैं। यह जरूरी नहीं है कि वोहुंडियन का दुश्मन होना तय हो। सू तियान ने बहुत ज्यादा संकोच नहीं किया, क्योंकि यह उपयुक्त था, उन्हें जाने दिया। हालांकि शुद्ध के संदर्भ में युद्ध क्षमता के बावजूद वह अभी भी उन कॉन्ट्रास्ट का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति कॉन्ट्रास्ट के बीच चरम स्तर पर है, और उनमें से कई एक हो सकते हैं। मानसिक हेरफेर डोमेन के साथ इसे सीधे वश में करने में सक्षम है, लेकिन टूटे हुए कबीले की यांगवुडी से निपटना आसान नहीं है। डोलुओ महाद्वीप पर आध्यात्मिक शक्ति निष्क्रिय रूप से बेहतर हो गई है, और वह केवल एक ही व्यक्ति को जानता है जो आध्यात्मिक मार्ग अपनाता है। वह है हुलीना, वोहुन मंदिर की संत, और वह एक आत्मा प्रकार की वोहुन नहीं है, बल्कि एक आत्मा उन्मुख पशु आत्मा है। केवल विभाग
इसलिए सुरक्षा के लिए उसने 5वीं आत्मा अंगूठी मिलने तक इंतजार करने का निर्णय लिया, तब वह सुरक्षित हो जाएगा। हालांकि 5वीं आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के लिए रवाना होने से पहले उसे अभी भी बहुत सारी तैयारियां करनी थीं। 5 तत्वों की अंतिम आत्मा की अंगूठी को पहले कभी किसी ने अवशोषित नहीं किया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से लापरवाह नहीं होगा और इसे बढ़ाने की योजना बनाए। मध्याह्न रेखाओं को इस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है कि यह 5 तत्वों की आध्यात्मिक शक्ति को समायोजित कर सके और पहले 4 आध्यात्मिक वलयों की आयु को उसी स्तर तक बढ़ा सके। रवाना होने से पहले इस अध्याय का अंत अध्याय 42 तांगसान का अनुमान। सू तियान ने शहर के दक्षिण में स्थित जागीर में वापस आकर अभ्यास करना शुरू किया। हर सुबह जब सूरज उगता था तो वह बैंगनी दानव आंख का अभ्यास करता था। अन्य समय में वह 4 काम करता था जो कि क्रोध को शांत करते थे। दोनों अभ्यासों में शामिल मध्याह्न रेखाएं बढ़ रही हैं। आत्मा की उम्र की स्तर पर अंगूठी दिल तड़के और 8 असाधारण मध्याह्न खोलने के लिए जारी है। वह श्रेय अकादमी छोड़ने के बाद इन कुछ बातें करने के लिए समय नहीं है। कार्यान्वित करना। उसके बाद कुछ समय तक सू तियान ने मुख्य रूप से बैंगनी दानव नेत्र के आत्मा शक्ति संस्करण की खेती की। मेरिडियन को संयमित करना और आत्मा की अंगूठी के जीवन काल को बढ़ाने में मदद करना। चूंकि उसकी मेरिडियन शुरुआत में केवल लकड़ी के गुण वाली आत्मा शक्ति को ही चला सकती है, इसलिए अन्य विशेषताओं की आत्मा शक्ति केवल मेरिडियन की ताकत बढ़ने के बाद ही धीरे धीरे बढ़ सकती है, जिसके कारण वह बहुत अधिक लकड़ी तत्व शक्ति को अवशोषित कर लेता है। और जब तीसरे स्पिरिट रिंग की आयु 4 वर्ष हो गई तो उसने उसमें और कोई सुधार नहीं किया। इसलिए जब वह शारीरिक रूप से थक जाता था या मानसिक ऊर्जा बहुत अधिक बर्बाद हो जाती थी, तो वह ठीक होने के लिए सीधे तीसरी आत्मा की क्षमता इंस्टेंट हीलिंग का उपयोग करता था। फिर तीसरी आत्मा की अंगूठी की खपत के लिए अधिक लकड़ी के तत्व की शक्ति का उपयोग करता था और वह केवल दर्द के साथ अपने शरीर से बाकी को बाहर निकाल सकता था। इस तरह सू तियानकाई को जिजी दानव आंख के मध्याह्न रेखाओं को उस बिंदु तक नियंत्रित करने में 1 महीने का समय लगा जहां वह आसानी से अपनी वर्तमान 4 गुण वाली आत्मा शक्ति को चला सकता था। यहां तक कि पृथ्वी गुण वाली आत्मा शक्ति को जोड़ने के साथ भी ये पर्याप्त से अधिक था। सू तियान ने रुकना नहीं छोड़ा, बल्कि पहले, दूसरे और चौथे स्पिरिट रिंग की उम्र बढ़ानी शुरू कर दी। ZG मैजिक आई की सहायता से तकनीक केवल 3 दिनों में उनकी पहली 4 आत्मा के छल्ले सभी 4 साल तक अपग्रेड हो गए थे। यहाँ तक कि आत्मा शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति में सुधार हुआ है, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति अभी भी विशाल स्तर से नहीं टूट पाई है। सू तियान 1 महीने से अधिक समय से लगातार अभ्यास कर रहा है और तब जाकर उसने 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें पूरी की हैं। ZG डेमन आई की मेरिडियन और सोल रिंग आखिरकार आवश्यक आयु तक पहुंच गई है और आराम का दिन जारी है। काम और आराम को मिलाकर आप अभ्यास जारी नहीं रख सकते। इस दौरान वह नॉटिंग शहर में घूमते रहे। अंकल ली की लोहार की दुकान के पास से गुजरते हुए मैं अंदर गया और देखने लगा। नॉटिंग सिटी जैसे छोटे शहर में हर किसी का जीवन अभी भी बहुत आरामदायक है और साधारण। चिंता करें और इस बारे में न सोचें कि साम्राज्य के भविष्य में युद्ध होंगे या नहीं। अकेले भगवान बनने का विचार तो छोड़ ही दें। जब सू तियान जागीर में वापस लौटा तो वह छत पर धूप सेक रहा था और वह अपने दिल में आहें भरने से खुद को नहीं रोक सका, कभी कभी यह जानते हुए भी कि बहुत कुछ एक प्रकार की परेशानी है। लेकिन चूंकि वह सब कुछ जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहता था कि भविष्य में जब उसके ऊपर कोई विपत्ति आए तो उसके पास खुद को बचाने की कोई शक्ति न हो। दूसरे दिन सू तियान ने पहले ही अपनी स्थिति को समायोजित कर लिया था और अभ्यास जारी रखना शुरू कर दिया था। जुवानतियान गोंग मेरिडियन को संयमित किया और 8 असाधारण मेरिडियन को खोला। उनकी जुवानतियान कुंगफू की साधना भी एक कार्यशील आत्मा शक्ति है जो आत्मा शक्ति में सुधार के प्रभाव को भी प्राप्त कर सकती है, लेकिन जब से उन्हें मिला ये कुंगफू है और वह सीधे तौर पर नहीं चाहता है। तांग सान की तरह आंतरिक शक्ति विकसित करना एक है क्योंकि उसके पास समय नहीं है और दूसरे को आत्मा शक्ति के साथ काम करना है। चलाने में कोई अंतर नहीं है,
लेकिन मेरिडियन उसकी सभी आत्मा शक्ति का समर्थन नहीं कर सकता है, इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं हुआ है। 1 महीने से अधिक समय बाद सू तियान के शरीर में 8 असाधारण मेरिडियन में से 3 को हटा दिया गया, एक पंक्ति में खोला गया, और अब केवल 2 यिनकियाओ मेरिडियन और यांगकियाओ मेरिडियन बचे हैं। जुवानटियन कुंफू में शामिल मेरिडियन 2 बंद लोगों को छोड़कर अन्य पहले से ही आसानी से आत्मा शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, और उन्होंने पाया कि 8 असाधारण मेरिडियन खोलने से आत्मा शक्ति की खेती की गति में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। उसकी जन्मजात आत्मिक शक्ति केवल स्तर 7 थी, और उसकी साधना गति तांगसेन और अन्य लोगों की तुलना में नहीं थी। ये केवल आत्मा वलय की आयु बढ़ाने के माध्यम से ही संभव था कि वह ऐसा कर सके। जल्दी से खेती करें। वांगचुआन लेने के बाद क्यूशुएलू, उसकी मार्शल आत्मा दूसरी बार जागृत हुई, और उसकी साधना की गति पहले से ही तांगसेन और अन्य लोगों से आगे निकल गई। अब जुवानटियन कुंड के चमत्कारी प्रभाव के साथ उसकी साधना की गति तांगसेन और अन्य लोगों से भी अधिक बेजोड़ थी। डाई मुबई जारी रखना। इसके तुरंत बाद सू तियान ने अपने हृदय को शांत करने के लिए अग्नि तत्व की शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। हालांकि दिल को शांत करना अन्य आंतरिक अंगों को शांत करने जैसा नहीं है। आपको सावधान रहने की जरूरत है हर समय, और आप लापरवाह होने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन ये भी उसे बहुत बड़ा सुधार मिलता है। अग्नि तत्व की शक्ति से हृदय को निरंतर संयमित करने से उसके पूरे शरीर में रक्त ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मंथन कर रहा था, और उसकी शारीरिक शक्ति में वृद्धि मूल से कहीं अधिक थी। फेफड़े, गुर्दे और यकृत मेल खा सकते हैं। हृदय के उपचार के माध्यम से सू तियान की शारीरिक शक्ति हर पल बढ़ रही है। वह तब तक नहीं रुका जब तक उसका हृदय उसके फेफड़ों, गुर्दे और यकृत जितना मजबूत नहीं हो गया। और सू तियान की शारीरिक शक्ति भी कई गुना बढ़ गई है। वह निश्चिंत हो सकता है कि वो बहुत आगे निकल गया है। झाओ वूकी को पीछे छोड़कर कॉन्ट्रा स्तर पर पहुंच गए, लेकिन फिर कुछ समस्याएं आईं। तिल्ली में पहले से ही दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि तीसरे का उपयोग करने पर भी। आत्मा कौशल तुरंत उपचार बेकार है। यह मानव शरीर का एक आवश्यक असंतुलन है। इसे अब और मजबूत नहीं किया जा सकता। 4 विसरा बहुत अधिक है, और तिल्ली स्पष्ट रूप से इसकी आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। ये 5वीं आत्मा की अंगूठी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पृथ्वी गुण वाले आत्मा जानवर को नहीं चुनते हैं, अन्यथा 5 तत्व पूरी तरह से असंतुलित हो जाएंगे। ये जाने का समय है। 5वीं आत्मा की अंगूठी प्राप्त करने के बाद ये समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी। उस समय उसकी ताकत को डोलुओ डालू में थोड़ी आत्मा सुरक्षा शक्ति के रूप में माना जाएगा। सू तियान घर गया और अपने माता पिता से विदा ली। वह फिर से सूर्यास्त वन के लिए रवाना हुआ। श्रेक अकादमी, तांग सान और अन्य लोगों ने अभी अभी 3 महीने के शैतान प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा किया है। उसके बाद 7 दिन का आराम है। सू तियान के जाने के बाद से सभी की स्थिति भी बहुत बदल गई है। इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण के कारण, चाहे लड़ाई हो या दौड़, उनका स्वरूप बदल गया है बहुत कुछ, और वे पहले से भी अधिक मजबूत हो गए हैं। हालांकि सबसे स्पष्ट नाम निंग रोंगरोंग, ऑस्कर और मा होंगजुन हैं। सू तियान के चले जाने के बाद की तुलना में निंग रोंगरोंग के चेहरे पर अब कोई गर्व नहीं था। मा होंगजुन को प्रताड़ित किया गया और उसका वजन 2 बार कम हो गया। हालांकि वह अभी भी मोटा था, वह बहुत मजबूत था। ऑस्कर के बदलाव और भी स्पष्ट थे। बहुत ज्यादा वजन और बहुत मजबूत हो गया। वह बिल्कुल भी सहायक सिस्टम सोल मास्टर की तरह नहीं दिखता था। जब उसने प्राप्त किया तो लड़ने में सक्षम न होने की शर्म। आत्मा की अंगूठी पिछली बार और निंग रोंगरोंग की हालत में परिवर्तन उसके अनुरूप हैं। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगातार युद्ध शक्ति की इच्छा को गहरा करता है, इसलिए वह हर बार लड़ते समय बेहद पागल दिखता है। इस अवधि के दौरान तांग सान ने प्रशिक्षण लिया। हर दिन हर कोई, और उसके पास अकेले शिक्षक को खोजने का समय नहीं था, लेकिन उसके दिल में हमेशा संदेह और अनुमान रहता था, इसलिए वह आराम करते समय मास्टर को खोजने के लिए सीधे कार्यालय में चला गया।
दोनों के बीच कुछ साधना विषयों पर संक्षिप्त बातचीत के बाद तांग सान ने पूछा, गुरुजी, क्या आपको अभी भी सूतियान याद है? मास्टर को याद आया कि जब वो पहली बार अकादमी में आए थे, उस दिन क्या हुआ था, और उन्होंने कहा, याद है, मैंने उसे उस दिन देखा था जब मैं पहली बार श्रेक अकादमी में आया था। तांग सान को उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक श्रेक अकादमी में सूतियान से मिलेंगे, इसलिए उन्होंने पूछना जारी रखा, तो क्या आप सूतियान की आत्मा शक्ति के स्तर को जानते हैं? जब वह चला गया तो वह पहले से ही 46 स्तर तक खेती कर चुका था। मैं शिक्षक से सलाह मांगना चाहता हूँ, क्या कोई है? इतनी जल्दी आत्मा शक्ति बढ़ाने का तरीका क्या है? सूतियान की जन्मजात आत्मा शक्ति स्पष्ट रूप से पूरी नहीं है। आत्मिक शक्ति तो है, लेकिन उसकी साधना की गति हम में से उन लोगों से कहीं अधिक है जो आत्मिक शक्ति से परिपूर्ण हैं। गुरु भी थोड़ा परेशान हुए। जहाँ तक मैं जानता हूँ, कुछ प्रतिभाओं और खजानों को लेने के अलावा आत्मा शक्ति की खेती को गति देने का कोई और तरीका नहीं होना चाहिए। हालांकि ये प्रतिभाएं और खजाने बहुत दुर्लभ हैं और वे भाग्य से प्राप्त होते हैं। आप केवल अपने सुधार कर सकते हैं, शरीर को मजबूत बनाने और अपनी आत्मा की शक्ति को कुछ स्तरों तक बढ़ाने के लिए, और आप इतनी तेजी से अभ्यास नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि सूतियान ने ये कैसे किया। फिर उसने फिर से तांग सान की ओर इशारा करना शुरू किया। सूतियान इतनी तेजी से साधना कर रहा है, उसकी आत्मा शक्ति निश्चित रूप से होगी व्यर्थ, और उसकी असली ताकत उसी स्तर के आत्मा स्वामी की तुलना में एक पायदान से भी अधिक खराब होगी। आपको उससे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, यह इसके लायक नहीं है। वे जुड़वां मार्शल आत्माएं हैं। स्वयं और भविष्य सुचारू है, लेकिन क्षणिक के कारण अपना भविष्य बर्बाद मत करो। अंतर। तांग सान ने इस बार शिक्षक की राय को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उसे अब गंभीरता से संदेह है कि सूतियान बहुत सारी परी घासें मिली, शायद उन्हें वे बिंगहो यांगई आई के पास मिली, जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। उसके साथ अभ्यास का आदान प्रदान करने का दिन। अन्यथा सूतियान उसके साथ क्यों घुल मिल गया? उसने आकाशीय घास के बारे में जानकारी का आदान प्रदान किया। परी घास के लिए वो इसे भी बहुत चाहता था और वो मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा और सोचा। उसका दिल। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन। अध्याय 43 डोमेन सफलता के 5 तत्व पूर्ण करें। सूतियान को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि तांग सान ने अनुमान लगा लिया था कि उसके पास परी घास है। 2 दिनों में सूतियान सूर्यास्त वन की ओर भागा और वह फिर से यहाँ आया। पहली बार की तुलना में वह इस जगह से बहुत अधिक परिचित है। सनसेट फॉरेस्ट के केंद्र में स्थित है स्वर्गदू साम्राज्य, लेकिन यह आत्मा जानवरों के लिए 3 सभा स्थलों में से एक भी है। स्वर्गदू साम्राज्य भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, अन्यथा तथाकथित आत्मा शिकार वन नहीं होता। स्थापित। बर्फ और आग की आंख यनई जंगल के बाहरी इलाके में स्थित है, तो क्या ये शक्ति की नींव स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं है? यहाँ कोई उच्च स्तरीय आत्मा जानवर नहीं है और जलवायु भी उत्कृष्ट है। इसके अलावा वहाँ बर्फ और आग यांगई आंख है जहाँ डुगुबो स्थित है। ये सूतियान के लिए अपनी शक्ति का निर्माण करने के लिए एक उत्कृष्ट स्थिति है। लेकिन अब तांग हाओ बिंगहो लियांगई की आंखों में इंतजार कर रहा होगा। जहाँ तक तांग हाओ का सवाल है, सूतियान की आध्यात्मिक शक्ति का स्तर बहुत पीछे नहीं था जब उसकी मार्शल आत्मा दूसरी बार जागृत हुई थी, अन्यथा उसे तांग हाओ द्वारा उस पर छोड़ी गई आध्यात्मिक शक्ति की छाप का पता नहीं चलता। मेरा मानना है कि उसने प्राप्त किया। 5वीं आत्मा की अंगूठी अंत में मानसिक शक्ति के स्तर को तोड़ने में सक्षम होना चाहिए, और फिर वह तांग हाओ को प्रभावित करने के लिए मानसिक शक्ति का उपयोग कर सकता है। कम से कम इसे भागने में कोई समस्या नहीं है। सूतियान ने विचार किया और कहा, प्राप्त करने के बाद 5वीं आत्मा की अंगूठी आप उस समय देखने के लिए बर्फ और आग यांगई आंख पर जा सकते हैं। अगर डुगुबो अभी भी वहां है तो उसे पहले ले लो, और बाद में 4 प्रमुख एकल विशेषता संप्रदायों को जीतने के लिए भी यह बेहद फायदेमंद होगा। मुझे नहीं पता कि तांग हाओ डुगुबो को वहां रखेगा या नहीं। डुगुबो की अपनी ताकत अभी भी अच्छी है, लेकिन क्योंकि
वो अपने स्वयं के विषाक्त पदार्थों से पीछे हट जाता है। उसे किसी भी समय इसे दबाने के लिए कुछ ऊर्जा आवंटित करनी चाहिए, और वह जो ताकत दिखा सकता है वो एक शीर्षक वाले डोलुओं के स्तर तक पहुंच जाएगा। लेकिन सू तियान के लिए उससे निपटना वास्तव में काफी आसान है। उसकी मानसिक शक्ति के वर्तमान स्तर और मानसिक हेरफेर के क्षेत्र के साथ लगभग कोई रहस्य नहीं है। ध्यान देने वाली एकमात्र बात डुगू बो की जहर का उपयोग करने की क्षमता है। 5 आत्मा के बाद रिंग्जा के कारण शरीर बिना किसी दुर्घटना के टाइटल डोलुओ स्तर तक पहुंच सकता है और अधिकांश विषाक्त पदार्थों से पूरी तरह प्रतिरक्षित होता है। डुगुबो को वश में करना मूल रूप से एक विचार था जो सू तियान ने बहुत पहले ही सोच लिया था। अगर डुगुबो इस समय बर्फ और आग या नई आंख के पास है तो उसे वश में करना सबसे अच्छा होगा। अगर वह वहां नहीं है तो इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 प्रमुख एकल गुण संप्रदाय अभी भी जा रहे हैं। वश में करना। सू तियान ने इसके बारे में और नहीं सोचा। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात उस आत्मा जानवर को ढूंढना था जिसका वह शिकार करना चाहता था, नरक दानव गैंडा। पृथ्वी गुण वाले आत्मा जानवरों के लिए सबसे उपयुक्त निश्चित रूप से स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट का टाइटन जायंट एप है, लेकिन टाइटन जायंट एप की ताकत एक साधारण शीर्षक से कहीं अधिक है। डोलुओ, यह उल्लेख नहीं करना कि एक और भी अधिक शक्तिशाली स्काई ब्लू बुल पायथन है, जो वास्तव में वह नहीं है, इससे अब निपटा जा सकता है, इसलिए ये केवल अगली सबसे अच्छी चीज हो सकती है। हालांकि हेल डेमन गैंडा टाइटन जायंट एप के जितना शुद्ध नहीं है। पृथ्वी गुण, यह अभी भी उनमें से सबसे अच्छा है। पहले से एकत्रित कई स्थानों के अनुसार खोज करते हुए सू तियान ने लगातार 3 स्थानों की खोज की, लेकिन फिर भी नरक दानव गैंडे का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगता है कि मैं आज इसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। आसमान में अंधेरा छाने लगा था और अब ये गतिविधियों के लिए उपयुक्त नहीं था। सू तियान ने एक जगह ढूंढी और रात भर सीधे पेड़ पर आराम करने की योजना बनाई और फिर अगले दिन खोज शुरू की। वर्तमान ताकत के बावजूद वह अभी भी काफी मजबूत है। सूर्यास्त वन में खुद की रक्षा करने के लिए उसे पहले की तरह सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है। सारी रात कहने को कुछ नहीं था, लेकिन मुसीबत की तलाश में आंखें बंद किए बिना कोई आत्मा जानवर नहीं था। अगले दिन सू तियान पेड़ से नीचे उतरा और सीधे अगली स्थिति में चला गया। वह पूरे रास्ते अपनी मार्शल आत्मा का आह्वान करता रहा। उसकी आंखें अभी भी 4 रंगों की रोशनी से चमक रही थीं। उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी, लेकिन इसने केवल एक हिस्से को कवर किया। 1000 वर्ग मीटर मी आत्मा जानवरों से चुपके हमलों को रोकने के लिए भी जो जानते हैं कि कैसे छिपाना है। वह मुख्य रूप से नरक दानव गैंडे को खोजने के लिए अपनी शक्तिशाली दृष्टि का उपयोग करता है। हालांकि अगर उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो तो आत्मा जानवरों को ढूंढना आसान हो सकता है, लेकिन यह अधिक आत्मा जानवरों को चौंका देगा और आसानी से आत्मा जानवरों के दंगे का कारण बन जाएगा। सू तियान के जुवानतियान कुंफू के मेरिडियन अब उसकी आत्मा शक्ति के 4 गुणों को संचालित करने में सक्षम है, इसलिए भूत छाया मोह आंदोलन विधि का उपयोग करने की गति पहले की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। मूल थोड़ी देर बाद वह पास पहुंचा गंतव्य और उसने आत्मा जानवर की दहाड़ सुनी। एक दूरी से जब सू तियान फिर से उसके पास पहुंचा, तभी उसे आगे की स्थिति का एहसास हुआ। ये 2 आत्मा जानवर थे। भयंकर लड़ाई, और उनमें से एक नरक था। वह राक्षस गैंडे की तलाश कर रहा था। उसकी उम्र थी, ये समय 4 वर्ष से अधिक नहीं था, लेकिन फिर भी ये बहुत उपयुक्त था। आखिरकार तुम्हें पा ही लिया। सू तियान भी बहुत खुश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन की खोज इतनी आसान होगी। हालांकि सू तियान सीधे वहां नहीं गया, बल्कि युद्ध की स्थिति का अवलोकन किया। नरक दानव गैंडे से लड़ने वाला एक पिट डेमन स्पाइडर था जिसका जीवनकाल लगभग 45,000 वर्ष था। दोनों जानवर बराबरी के थे और कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। इसके बारे में कुछ भी कौन। 1 घंटे बाद सू तियान भी इंतजार से अधीर हो गया। इंतजार मत करो, ये और भी जोरदार होता जा रहा है। नरक दानव गैंडे और क्रिप्ट दानव मकड़ी के बीच लड़ाई के कारण आसपास कोई आत्मा जानवर नहीं था।
सू तियान ने सीधे मानसिक हेरफेर डोमेन जारी किया, जिसमें नरक दानव गेंडा और क्रिप्ट दानव मकड़ी दोनों शामिल थे। ये कमजोर नहीं है, लेकिन यह अभी भी बहुत पीछे है। सू तियान, मानसिक अभाव। एक पल में आध्यात्मिक शक्ति और दोनों की चेतना छिन गई और दोनों आत्मा जानवरों के शरीर भी नीचे गिर गए। उसके ऊपर पारदर्शी आध्यात्मिक शक्ति के दो समूह दिखाई दिए। जैसे ही सू तियान की चेतना हिली, आसपास के क्षेत्र से कई पारदर्शी तंबू बाहर निकल आए। आध्यात्मिक शक्ति के दो समूहों में प्रविष्ट और लगातार आध्यात्मिकता को आत्मसात करना शुरू कर दिया, उनसे शक्ति प्राप्त करना। मानसिक शक्ति के दो समूहों को उसके द्वारा निकाले जाने के बाद आत्मा चेतना के केवल दो चमकीले धब्बे बचे थे। इन दो आत्मा जानवरों की खेती के साथ इसे खत्म होने में लंबा समय लग सकता है। इसे भूल जाओ, चलो मिलते हैं। फिर दो लपटें प्रकट हुई, जिन्होंने तुरंत दो आत्माओं को जलाकर राख कर दिया। नरक दानव गेंडे और क्रिप्ट दानव मकड़ी की लाशों के ऊपर एक काली काली आत्मा की अंगूठी भी दिखाई दी थी। सू तियान वहां गया और क्रॉस लेग करके बैठ गया और नरक दानव गेंडे की आत्मा की अंगूठी को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस बार अवशोषण प्रक्रिया बेहद आसान थी और उसने पहले ही आधे घंटे से भी कम समय में इसे अवशोषित कर लिया था। जब मानसिक हेरफेर क्षेत्र का उपयोग करके मानसिक शक्ति से वंचित किया जाता है, तो निकाली गई आत्मा चेतना भी पूर्ण होती है। सू तियान अब काफी हैरान है। जब उसने इस आत्मा की अंगूठी को अवशोषित किया, यहाँ तक कि आत्मा जानवर की बची हुई आत्मा भी नहीं दिखाई देते हैं। वो हमेशा सोचता था कि यहाँ तक कि वापस ले ली गई चेतना भी इसका एक हिस्सा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रभाव इतना अच्छा होगा। इससे पहले कि सू तियान कुछ और सोच पाता, उसने अपनी मार्शल आत्मा की हलचल महसूस की और जल्दी से शुरू कर दिया। जांच करने के लिए, केवल ये देखने के लिए कि उसके मार्शल पर रेखाएं आत्मा बदल रही थी और अब उसकी मार्शल आत्मा पर 6 रास्ते थे, जिनमें से एक पूरी आत्मा थी। आत्मा के छल्लों के क्रम में व्यवस्थित नियंत्रण डोमेन की रेखाओं के चारों ओर 5 छोटी रेखाएं हैं, अर्थात सोना, नीला, हरा, लाल और पीले रंग की, और ये 5 रेखाएं बदल रही हैं। क्या ये हो सकता है? क्या इससे एक चक्र स्थापित हो जाएगा? पांचों धारियां एक ही समय में आगे बढ़ीं और एक दूसरे से जुड़ गईं। सुनहरी धारियों से शुरू होकर, जब तक कि उन्होंने एक बहुत लंबी पट्टी नहीं बना ली। पट्टी के अंत में पीली धारियां धीरे धीरे सुनहरी धारियों के पास पहुंचती हैं और अंत में एक साथ जुड़कर एक पूर्ण गोलाकार आकृति बनाती हैं। आकृति और वे स्थान जहां विभिन्न रेखाएं जुड़ी हुई हैं, रंगों के विकास की तरह हैं। 5 तत्व रेखाओं के उत्परिवर्तन के अंत के साथ सू तियान एक प्रबुद्ध अवस्था में था और 5 तत्वों की विशेषताएं अधिक जीवंत हो गईं और वो उसके करीब हो गया। इससे उन्हें 5 तत्वों के गुणों को और अधिक गहराई से समझने में मदद मिली। पहले 5 तत्वों की विशेषताओं को केवल अलग अलग कहा जाता था और उन्हें एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह 5 तत्वों की विशेषताओं से परिचित नहीं था और अब ये समस्याएं हल हो गई हैं। जब सू तियान को लगा कि उसे 5 तत्वों की अच्छी समझ हो गई है, तो उसकी आत्मज्ञान की स्थिति गायब हो गई। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 44 तांगहाव जो एहसान वापस नहीं करना चाहता है। एपिफनी गायब होने के बाद सू तियान भी उदास नहीं था, वह पर्याप्त प्राप्त कर चुका था। 5 तत्व क्षेत्र। सू तियान ने 5 तत्वों के क्षेत्र की पंक्तियों का संचार किया। इस बार उसके पास अनुभव है। डोमेन सीधे उसके द्वारा मीटर के दायरे में नियंत्रित किया जाता है। ये पिछली बार की तरह पूरे नॉटिंग शहर को कवर नहीं करता है। वो यहाँ इस तरह से काम करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि वह महसूस कर सकता है कि भले ही 5 तत्व डोमेन पूरी तरह से जारी हो, लेकिन इसमें माइंड मैनिपुलेशन डोमेन जितना व्यापक कवरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन 5 तत्व डोमेन की शक्ति छोटी नहीं है और यह डोमेन में लोगों के लिए जो खतरा लाता है वह अधिक पर्याप्त है। आखिरकार एक से अधिक है लकड़ी की विशेषताओं जैसे शांतिपूर्ण गुण और बेहद आक्रामक धातु विशेषताएं। 5वां आत्मा कौशल जो सू तियान ने इस बार हासिल किया है वह एक रेंज अटैक कौशल है। ग्राउंड स्पाइक इम्पैक्ट।
सक्रिय होने पर अनगिनत स्पाइक्स एक विस्तृत श्रृंखला में आसपास की जमीन से बाहर निकलेंगे, जो आत्मा मास्टर्स में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। इस बार फसल तो अधिक हुई ही है, मानसिक शक्ति भी सफलतापूर्वक टूट गई है। विशाल स्तर तक पहुंचने के बाद शारीरिक शक्ति भी टूट गई है और शरीर के 5 आंतरिक अंग एक साथ जुड़कर एक पूरे बन गए हैं और तिल्ली को उसके द्वारा विशेष रूप से संयमित करने की भी आवश्यकता नहीं है। अभ्यास करने से अन्य 4 आंतरिक अंग प्लीहा को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। 5वीं आत्मा की अंगूठी का अवशोषण बहुत फायदेमंद कहा जा सकता है। सू तियान तुरंत नहीं निकला। उसका शरीर स्थिर था, परिवर्तन से गुजर रहा है और 5 आंतरिक अंग अभी भी संतुलन को समायोजित कर रहे थे। सिर्फ नरक दानव गेंडे और क्रिप्ट दानव मकड़ी के बीच लड़ाई के कारण मीलों तक कोई आत्मा जानवर नहीं थे। उन्होंने सीधे यहाँ खेती की और अपने शरीर के समायोजित होने का इंतजार किया। इस बार उसकी आत्मा शक्ति को 54 स्तर तक बढ़ा दिया गया है। कोई आत्मा की हड्डी नहीं है, इसलिए वह केवल सामान्य रूप से खेती कर सकता है। उसकी वर्तमान लड़ाकू शक्ति आधिकारिक तौर पर शीर्षक डोलुओं के स्तर तक पहुंच गई है और आत्मा की अंगूठी के जीवन में वृद्धि की आवश्यकता नहीं है। खेती के शुरुआती चरण में बर्बाद हो गया। चलो चलते हैं। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उनके पास अभी भी 5 की योजना है। तत्व अमर घास। पहले आत्मा शक्ति की नींव को स्थिर करना भी आवश्यक है, अन्यथा ये वास्तव में आत्मा शक्ति को व्यर्थ करने का कारण होगा। 3 दिन बाद जब सू तियान ने अपनी तिल्ली को ठीक करने के लिए पृथ्वी तत्व की शक्ति को अवशोषित करने की पहल की, तो उसके शरीर के आंतरिक अंग भी संतुलित हो गए और यह समस्या जो उसे 5 या 6 वर्षों से परेशान कर रही थी, आखिरकार हल हो गई। पूरी तरह से हल हो गया। बिंगहुओ लियांगियन के बाहर, डुगुबो द्वारा लगाए गए जहरीले कोहरे के बाहर। सू तियान फिर से इस जगह पर आया। पिछली बार जब वह आया था तो स्थिति को याद करते हुए सू तियान मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और सीधे अंदर चला गया। जहरीला कोहरा अब उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था और सब कुछ शांत था। उसके शरीर से पृथक जब सू तियान अंदर आया तो उसे तुरंत महसूस हुआ कि अंदर 2 या 3 लोग हैं और वह जानता था कि उनमें से एक तांग हाओ होगा। मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया, क्या स्थिति है। भले ही तांग हाओ ने डुगुबो को नहीं मारा हो, लेकिन वहाँ केवल 2 लोग हैं। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि 3 लोग हैं। और जिस क्षण सू तियान अंदर आया, बिंगहुओ लियांगियन के बगल में तांग हाओ और पीछे पहाड़ की तलहटी में घर में डुगुबो को महसूस हुआ। किसी ने घुसपैठ की। तांग हाओ को भी सांसों की अनुभूति से पता चल गया था कि यह सू तियान ही है। सू तियान को ये जगह पक्की तरह से पता थी और सू तियान ने ही उसे यह बताया था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि सू तियान यहाँ किस लिए आई है। लेकिन डुगुबो को ये भी नहीं पता था कि कौन अंदर आया है और अवाक चेहरे के साथ कहा, क्या बात है। तब से मेरा स्थान पसंदीदा बन गया है और एक के बाद एक आए हैं। सू तियान ने इसके बारे में और नहीं सोचा, चूंकि वह यहाँ है, ऊपर जाकर देखे कि क्या वह जानता है। वह अब तांग हाओ से डरता नहीं है, हालांकि वह अभी भी तांग हाओ को नहीं हरा सकता है, लेकिन वह कमजोर नहीं है। उसके पास 2 डोमेन हैं और वह तांग हाओ को हरा सकता है। लेकिन तुम बच भी सकते हो। पहाड़ी पर चढ़ते हुए सू तियान ने एक बार फिर बर्फ और आग यिन यांग नेत्र का चौंकाने वाला दृश्य देखा। तांग हाओ उसके बगल में था और तांग हाओ के सामने कई मीटर ऊंची नीली चांदी की घास थी। नहीं, इसे ब्लू सिल्वर सम्राट कहा जाना चाहिए। उसने ध्यान से जैसे ही उसे महसूस किया, वह जानता था कि अभी जो अस्पष्ट आभा उसने महसूस की थी वह ये ब्लू सिल्वर थी। सम्राट। अपनी आकृति की एक झलक के साथ सू तियान बिंगहुओ लियांगियन की आंखों के सामने आया और फिर से आध्यात्मिक शक्ति की छाप के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसने फिर भी कहा, महाराज हाओ तियान। तांग हाओ भी सू तियान को देख रहा था। कुछ समय पहले ही उसने पाया था कि उसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति की छाप है। सू तियान चला गया था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसने केवल बर्फ और आग यिन यांग आंख के बारे में खबर को रोकने के लिए छाप छोड़ी थी। नकली होना।
वो सू तियान के उसके पास आने के उद्देश्य के बारे में सोच रहा था। अब जबकि उसे आध्यात्मिक शक्ति की छाप मिल गई थी, वह फिर भी उसके पास आया। मैं उस उपकार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जो उसने वादा किया था पिछली बार, लेकिन अब वह जाने को तैयार नहीं है। यिन जिसने उसे तांग की रक्षा करने का आग्रह किया। 3 वह अब तक घसीटा जा रहा है। सू तियान की तो बात ही छोड़िए, लेकिन उसने फिर भी सू तियान से पूछा, सू तियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पिछली बार कहा था कि अगर यह वास्तव में मेरी पत्नी के लिए काम करता है तो मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। क्या तुम मुझसे अपना पैसा वापस मांगने आई हो? सू तियान समझ सकता था कि तांग हाओ का क्या मतलब था। तांग हाओ का मतलब जानता था और उसने पैसे देने की जहमत नहीं उठाई। इस पर ध्यान दें, यही कारण है कि उसने तांग हाओ को बताया बिंगहुओ लियांगियन के बारे में पिछली बार था। उस समय उसके लिए बीमा प्रदान करें, सिर्फ प्रेम विकार का आदान प्रदान करने के लिए दिल टूटा लाल परी घास का मूल्य स्पष्ट रूप से उससे अधिक है। सू तियान, तांग हाओ लोगों को चुप कराने के लिए उन्हें मार सकता है, लेकिन तांग हाओ को घटना की खबर बताने के बाद, ब्लू सिल्वर सम्राट के पुनरुत्थान के बाद, तांग हाओ तब तक ऐसा नहीं करेगा जब तक कि यह सत्यापित न हो जाए। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तांग हाओ अभी भी उसके साथ छेड़छाड़ करेगा, और वह एहसान खुद तांग हाओ ने कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस पर बहुत ध्यान दें, एहसान भी ताकत पर आधारित होते हैं। बिना ताकत के वह एहसान न चुकाए तो भी उसका कुछ नहीं होता। अपने वर्तमान के साथ ताकत, तांग हाओ को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने सीधे कहा, मैं इस बार यहाँ तुम्हें खोजने नहीं आया था, बल्कि डुगुबो को खोजने आया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह यहाँ पर होना। पहाड़ की तलहटी में डुगुबो क्रोधित और हैरान था। ये पता चला कि तांग हाओ इस बच्चे की वजह से यहाँ आया था, लेकिन उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला, और वह अब मुझे खोजने के लिए विशेष रूप से यहाँ क्यों आया? क्या वह समझ रहा है कि वह क्या कर रहा है? अधीर डुगुबो की इच्छा थी कि वह बाहर जाकर सू तियान को मार सके, अपना गुस्सा निकाला, लेकिन इस विचार को दबा दिया। तांग हाओ अभी भी इस बच्चे का एहसानमंद है, इसलिए मेरे लिए बाहर जाना सुविधाजनक नहीं है, इसलिए मुझे भविष्य में आपसे अकेले में मिलने न दें। फिर उसने दोबारा सुना। सू तियान की बात सुनने के बाद तांग हाओ भी काफी हैरान हुआ और बोला, तुम्हारा डुगुबो को ढूंढना सही है, तुम्हें पता है कि यहाँ के लोगों को डुगुबा को जानना चाहिए। तांग हाओ ने अपने मन में सोचा और फिर पूछा, तांग सान अब कैसा है? सू तियान ने सुना कि तांग हाओ स्पष्ट रूप से सोच रहा था, इसलिए उसने स्पष्टीकरण नहीं दिया। तांग सान के मामले के बारे में उसने सच कहा, मुझे श्रेक अकादमी छोड़े 3 महीने से अधिक हो गए हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं निकला तो मास्टर अभी अभी आए थे अकादमी में। ऐसा लग रहा था कि मैं तांग सान और अन्य लोगों को लंबे समय तक विशेष प्रशिक्षण देने जा रहा हूँ। तांग हाओ ब्लू सिल्वर सम्राट के पक्ष में रहा है इस पूरे समय में, और उसने तांग सान की रक्षा नहीं की। जब उसने सू तियान की आवाज़ सुनी तो उसे राहत मिली। शब्द, जहाँ तक सू तियान के डुगुबो को खोजने की बात है, उसे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ, चूंकि तुम यहाँ डुगुबो को खोजने आए हो, वो पहाड़ की तलहटी में है, इसलिए तुम खुद ही चले जाओ। सू तियान ने सहजता से जवाब दिया और पहाड़ी के दूसरी ओर चला गया। उसे ये भी पता था कि डुगुबो कहाँ है। जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसने विशेष रूप से इसकी जांच की थी। सभी तरह से पहाड़ी नीचे जा रहा है। सू तियान जल्द ही आंगन के सामने आया जहाँ डुगुबो था और सीधे आगे बढ़ा और दूर के दरवाजे पर दस्तक दी। वो इस बार डुगुबो को वश में करने आया था। जैसे ही वह ऊपर आया, उसे मार दिया। ये लापरवाह व्यवहार उसके स्वभाव के साथ बहुत असंगत है। डुगुबो को पहले से ही पता था कि सू तियान आ रहा है, लेकिन उसका इस लड़के के प्रति रवैया अच्छा नहीं था जो तांग हाओ को लेकर आया था। अगर उसने उसे अभी सीधे नहीं मारा तो इसका मतलब ये था कि तांग हाओ वहाँ था, अन्यथा वह ये काम बहुत पहले ही कर चुका होता।
इसलिए उसने दरवाजे पर दस्तक को अनदेखा कर दिया। सू तियान कुछ देर तक बाहर इंतजार करता रहा, कोई प्रतिक्रिया न देखकर थोड़ा मुस्कुराया, दरवाजा खोला और मैं चला गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 45 डुगू बो पर विजय प्राप्त करना। सू तियान आंगन में चला गया। आंगन बड़ा नहीं था, एक तरफ औषधीय जड़ी बूटियां थीं, दूसरी तरफ एक लकड़ी की मेज और 4 लकड़ी की बेंचें थीं। वह थोड़ी समझ के साथ जानता था कि डुगू बो कहाँ था, लेकिन वह कमरे में प्रवेश नहीं किया, लेकिन सीधे याद में कहा, जहर डुलू डुगू बो, इसलिए वह मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। तुरंत ही एक दबी हुई क्रोधित आवाज निकली, क्या कहा तुमने, बच्चे? मैंने तुम्हें सीधे नहीं मारा। तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें छिपने की जगह नहीं मिली, पर तुम अपने दरवाजे तक आने की हिम्मत कर पाए। सू तियान के सामने का दरवाज़ा तुरंत खुला, और गहरे हरे रंग का लबादा पहने, दुबले पतले शरीर और गहरे हरे रंग के बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी कमरे से बाहर आया, सू तियान को घूरते हुए। लेकिन सू तियान ने शांति से कहा, ओह, तो आपने ये सब सुन लिया है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। डुगू बो ने तिरस्कारपूर्वक अपने हाथ हिलाए, अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, तुम मुझसे बेकार की बातें करते हो, तुम सिर्फ एक आत्मा राजा हो, तुम्हारे पास अभी योग्यताएं नहीं हैं। डुगू बो ने पहले ही सू तियान की आत्मा शक्ति देख ली है। स्तर। हालांकि वह इतनी कम उम्र में आत्मा राजा की खेती करने में सक्षम होने के लिए काफी आश्चर्यचकित था, बस इतना ही। एक शीर्षक वाले डोलुओं के रूप में उसकी तुलना में, सामान्य परिस्थितियों में, यदि आत्मा राजा की कोई पृष्ठभूमि नहीं है, तो वह वास्तव में उसके साथ बातचीत करने के लिए योग्य नहीं है। सू तियान भी नाराज नहीं था, वह बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम तो बस एक आत्मा राजा हो, तुम ऐसे कैसे हो गए? डुगू बो पहले तो गुस्से में था, लेकिन बहुत जल्दी शांत हो गया। वह उसे मार नहीं सकता था, और वह जल्दी से बात को खत्म करने वाला था। उसने कहा, अपनी जीभ का इस्तेमाल मत करो, बस मुझसे वही बात करो जिसके बारे में तुम्हें बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे अधीन रहो और अब से मेरे द्वारा उपयोग किए जाओ। सू तियान ने भी अपना उद्देश्य सीधे तौर पर बताया। डुगू बो ने अपनी आंखों में एक जहरीले सांप की तरह सू तियान को देखा, उसके पूरे शरीर पर एक ठंडी आभा फैल गई। और पीले, पीले, बैंगनी, बैंगनी, काला, काला और काला पहले से ही उसके शरीर के चारों ओर मंडराने में सक्षम थे, एक पदार्थ की तरह सू तियान पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन फिर भी सू तियान गतिहीन रहा, जैसे कि वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था, जिससे डुगू बो एक बार फिर सू तियान की प्रतिभा पर चकित हो गया। और यहाँ परिवर्तन को बिंगहुओ लिया गई आई के पास तांग हाओ ने भी महसूस किया है, क्या वे दोनों वैसे नहीं हैं जैसा मैंने सोचा था, वे वास्तव में एक दूसरे को नहीं जानते हैं। सू तियान अब बकवास करने के लिए बहुत आलसी है, और सीधे मानसिक हेरफेर डोमेन को जारी करता है, एक पल में डुगू बो को कवर करता है। डुगू बो की आध्यात्मिक शक्ति का स्तर वास्तव में उसके अपने जितना अच्छा नहीं है। जैसे ही उसकी चेतना चलती है, डुगू बो की मानसिक शक्ति और चेतना धीरे धीरे उससे दूर हो जाती है। उसके शरीर से बाहर खींच लिया। डुगू बो को लगा कि कुछ गड़बड़ है, जब वह सू तियान के दायरे में घिरा हुआ था, लेकिन जब वह कुछ करना चाहता था, तो वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाता था। ऐसा लगा जैसे कोई हाथ उसकी आत्मा को पकड़ रहा था, और फिर उसे उसके शरीर से बाहर धकेल दिया, खींचकर। उसने जल्दी से अपनी आत्मा को स्थिर किया, इस तरह के नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन अब वह इसे कहाँ नियंत्रित कर सकता है? हालांकि गति अपेक्षाकृत धीमी है, लेकिन इसमें समय नहीं लगा। डुगू बो की मानसिक शक्ति और चेतना उसके शरीर के ऊपर प्रकट होने की लालसा है। लेकिन इस बार सू तियान ने डुगू बो को अवशोषित नहीं किया। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नर्क के दानव गेंडे की तरह ही किया, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति के बीज को संघनित किया और उसे सीधे बो दिया। फिर उसने डुगू बो की मानसिक शक्ति और चेतना पर नियंत्रण छोड़ दिया, और फिर यार्ड में लकड़ी की बेंच पर बैठ गया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। सू तियान द्वारा रिहा किए जाने के बाद डुगू बो की मानसिक स्थिति खराब हो गई। शक्ति और चेतना उसके शरीर में वापस आ गई। उसकी आंखें भी फिर से चमक उठीं।
उसका वर्तमान मूड बहुत जटिल है, उसकी आंखों में डर का निशान है और थोड़ी किस्मत है कि वो मरा नहीं है। क्या अब हम बैठकर अच्छी बातचीत कर सकते हैं? सू तियान की शांत आवाज तुरंत डुगूबो के कानों तक पहुंची। आह! डुगूबो ने आह भरी और वह सू तियान के पास चला गया और बैठ गया, कुछ नहीं बोला और उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। डुगूबो का रूप देखकर सू तियान को भी पता चल गया कि उसने हार मान ली है, इसलिए वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका। जैसा कि अपेक्षित था, ऐसा करना बेहतर है। फिर उसने डुगूबो को घूरते हुए कहा, मेरे आपके पास आने का उद्देश्य वास्तव में दो बिंदु हैं। एक ये है कि आप पहले से ही इसे जानते हैं, और दूसरा आपका स्थान है, ऊपर बिंगहो लियांगियन एक खजाना है। मैं एक बल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यह स्थान बहुत उपयुक्त है। जब डुगूबो ने सुना कि सू तियान ने क्या कहा, तो उसके मुंह के कोने फड़कने से नहीं बच सके, और यह सुनने के बाद उसे कारण का एहसास हुआ कि वो उसे और इस जगह को खोजने क्यों आया था, और वह थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था। क्या उसके लिए इस जगह को ढूंढना आसान था? अपने शरीर में विषाक्त पदार्थों के प्रभाव को दबाने के लिए वो एक या दो शरीर पर कब्जा करना चाहता था। फिर उसने कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि अब मुझे नियंत्रित करने के लिए आपने मेरे दिमाग में क्या डाला है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूं और आपको जगह दूं। यह असंभव है। आपको अपना विचार छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे रोको। सू तियान यहाँ आएगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से डुगूबो की कमजोरी जानता था, इसलिए उसने कहा, आप मेरे लिए काम करते हैं, निश्चित रूप से आपके लाभ हैं। मैं अपने अधीनस्थों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। दर्द के कारण होने वाला दर्द, आपके शरीर पर जहरीले प्रभाव के बारे में आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। यह अगली पीढ़ी तक भी जारी रहेगा, और मेरे पास इसका समाधान है। डुगूबो को उम्मीद नहीं थी कि सू तियान को उसका सबसे बड़ा दर्द पता होगा, और इसे हल करने का एक तरीका था, इसलिए वह पूछे बिना नहीं रह सका, सच में? क्या तुम सच में मेरे शरीर पर जहरीले प्रभाव को हल कर सकते हो? सू तियान ने आत्मविश्वास से कहा, बेशक ये सच है। यदि आप मेरे लिए काम करते हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको जहर से छुटकारा पाने में मदद करूंगा। तुरंत ही सू तियान की सांसें अत्यंत तेज हो गईं। फिर ठंडा होकर बोला, और अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे मन की बातें एक पल में तुम्हारी जान ले लेंगी, और मैं भविष्य में किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो मेरे लिए हानिकारक होगा। मुझे बताओ तुम क्या निर्णय लेते हो? डुगूबो ने सू तियान को देखा और तुरंत समझ गया कि अगर वह सहमत नहीं है, तो सू तियान को सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए। उसका दिल जल्दी से बदल गया, लेकिन जब उसने अपनी पोती के बारे में सोचा, तो आखिरी अनिच्छा अभी भी थी। उसने अपनी भड़ास निकाली, और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, हालांकि उसे बाद में ऐसा करना होगा। वह सू तियान के लिए काम करता है, लेकिन एक शीर्षक वाले डोलुओ के रूप में उसकी स्थिति बहुत कम नहीं होगी, और यह बुरा नहीं है कि वह अपने जहर को ठीक कर सकता है। शरीर। इसके बाद डुगूबो खड़ा हुआ और सू तियान के सामने चला गया, सलाम करने के लिए नीचे झुका और कहा, आपका अधीनस्थ युवा मास्टर से जुड़ता है। डुगूबो को सफलतापूर्वक वश में करने के बाद सू तियान भी बहुत अच्छे मूड में था, और उसने कहा, ये सही है, उठो, तुमने एक बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया है। लेकिन डुगूबो ने उत्सुकता से पूछा, युवा स्वामी, जहर का समाधान क्या है? जैसा आपने कहा, मेरी पोती भी मेरी तरह है। सू तियान ने स्वाभाविक रूप से कहा कि वह ऐसा करेगा और उसे इस पर धोखा नहीं देगा, इसलिए उसने कहा, पाने के लिए अपने शरीर में मौजूद जहर से छुटकारा पाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं, क्योंकि जहर पहले से ही आपके शरीर में घुल मिल चुका है और आपके शरीर में जगह बना चुका है। इसका एक हिस्सा, यदि आप इसे हल करना चाहते हैं, तो पहला तरीका यह है कि अपने शरीर के लिए जहर ले जाने के लिए एक वाहक खोजें, लेकिन आपकी मार्शल आत्मा एक जानवर मार्शल आत्मा है। एक बार मार्शल आत्मा आपके पास हो जाती है, यह आपके साथ विलीन हो जाएगी। शरीर फिर से, इसलिए मार्शल आत्मा अच्छा नहीं है, इसलिए आप केवल आत्मा की हड्डी को वाहक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और सभी जहर को आत्मा की हड्डी में मजबूर कर सकते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से
इसका अब आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी विधि यह है कि मेरी पंच तत्व आत्मा शक्ति का उपयोग करके इसे सीधे आपके शरीर में इनपुट करके बाहर निकाल दिया जाए। स्तर के मामले में मेरी पंच तत्व आत्मा शक्ति आपकी तुलना में अधिक है, लेकिन इसकी मात्रा आपकी तुलना में बहुत कम है, इसलिए इसे कई बार हल किया जा सकता है। एक बार और आपका जहर कुंग फू भी खत्म हो जाएगा। निष्कासित। सू तियान की पहली विधि सुनने के बाद डुगुबो अचानक एहसास हुआ कि हालांकि यह उसके शरीर में विषाक्त पदार्थों की मात्रा को देखते हुए इतना आसान नहीं था, ये वास्तव में एक समाधान था और उसकी पोती के शरीर में उतने विषाक्त पदार्थ नहीं थे जितने उसके थे। आत्मा की हड्डियों के साथ इसे आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। मूड भी बेहतर हो गया और उसने जल्दी से कहा, धन्यवाद युवा गुरुजी, मैं पहला तरीका चुनता हूँ। मुझे जहर डोलुओं के नाम से जाना जाता है और मैं जहर के बिना नहीं रह सकता। इस अध्याय का अंत। जाहिर अध्याय 46 स्टार लुओ शहर तक पहुंचना। डुगुबो ने अत्यधिक विषैले जहर के वाहक के रूप में आत्मा की हड्डी का उपयोग करना चुना। सू तियान को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। आखिरकार डुगुबो की पूरी शारीरिक शक्ति मूल रूप से जहर का उपयोग कर रही है। यदि पूरे शरीर में जहर देने का कौशल समाप्त कर दिया जाता है तो शक्ति में गिरावट 1:30 बजे नहीं होगी। यात्रा सुचारू रूप से चली और डुगुबो को सफलतापूर्वक वश में कर लिया गया। अगला चरण 4 प्रमुख एकल गुण संप्रदायों का है। सू तियान ने डुगुबो से कहा, अगला तुम और मैं कुछ काम निपटाने के लिए बाहर जाएंगे, साफ सफाई करेंगे और चलेंगे। लेकिन डुगुबो ने झिझकते हुए कहा, युवा मास्टर, जब से हाउटियन डोलुओ आया है उसने मुझे जाने नहीं दिया। शायद इसलिए कि उसे डर था कि मैं वुहुंडियन को खबर लिख कर दूंगा। देखो ये। अब जाकर सू तियान को पता चला कि तांग हाओ यहाँ क्यों आया है और डुगुबो भी वहाँ है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा होगा, लेकिन डुगुबो ने क्या नहीं सोचा था। पता है कि तांग हाओ खुद भी घायल हो गया था। हालांकि पहले ये जानना बेकार था, वह उसे हरा नहीं सकता था। तांग हाओ, लेकिन अब यह अलग है, वे दोनों अभी भी तांग हाओ से लड़ सकते हैं। यह मामला तांग हाओ के रवैये पर निर्भर करता है। अगर वह असहमत है तो उसे अंत में जबरन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो उसे तांग हाओ की समस्या को हल करना होगा अगर वह बिंगहू यूनियन में सत्ता स्थापित करना चाहता है। परेशानी और सारी परेशानी वह इसके साथ आता है। सू तियान ने डुगुबो से कहा, तुम यहाँ हो, मैं जाकर कुछ कहूँगा। डुगुबो की ताकत के साथ ये दूरी बस पलक झपकने भर की है। सू तियान ने उसे ऊपर जाने नहीं दिया। उसका आंकड़ा तेजी से चमक उठा और जल्द ही बिंगहो लियांगयान के आसपास आ गया। तांग हाओ के सामने चलते हुए उसने कहा, महाराज हाओ तियान। तांग हाओ इस समय भी बहुत हैरान था। वह उस तरफ ध्यान दे रहा था जब से डुगुबो की आभा फूटी थी। अभी सू तियान की उम्र लगभग जियाओ जितनी ही है। सैन, लेकिन उसकी ताकत बहुत शक्तिशाली है, खासकर उस क्षेत्र में, भले ही वह वहां न हो। किलिंग गॉड डोमेन का उपयोग करने के मामले में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वह इसका विरोध करने में सक्षम होगा, और सू तियान ने डुगुबो को भी वश में कर लिया है। वह अब सू तियान को कम नहीं आंकेगा। इसलिए इस बार तांग हाओ का रवैया काफी बदल गया। एक बार वो खड़ा हुआ और सू तियान का सामना किया और कहा, मुझे अपना महामहिम मत कहो, आपकी वर्तमान ताकत पहले से ही टाइटल डोलुओं से लड़ने में सक्षम है। अगर आपको ये नापसंद नहीं है तो मुझे अंकल हाओ कहो। मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आप अपनी उम्र में ताकत के इस स्तर तक पहुंचेंगे। यहाँ तक कि डुगुबो भी आपकी चाल नहीं पकड़ सकता था। आपने अभी जो क्षमता का उपयोग किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह एक तरह का आध्यात्मिक क्षेत्र है। सू तियान ने सीधे कहा, चाचा हाओ, ये वास्तव में आध्यात्मिक क्षेत्र है। इससे पहले कि तांग हाओ कुछ बोल पाता, उसने कहा, डुगुबो ने अब मुझसे आदेश ले लिया है और वह अगले दिन मेरे साथ ही निकलेगा, लेकिन आप भी निश्चिंत रह सकते हैं कि मेरा वुहुंडियन से कोई लेना देना नहीं है और मैं आपके बीच में नहीं पड़ना चाहता। सू तियान की बात सुनकर तांग हाओ भी चुप हो गया। उसे डुगुबो को जाने देने में कोई आपत्ति नहीं थी।
छोड़ो, लेकिन सू तियान की ताकत ने उसे हिला दिया। उसकी आत्मा शक्ति सिर्फ आत्मा राजा के स्तर पर है और उसकी ताकत इस स्तर तक पहुंच गई है। ये निश्चित रूप से भविष्य में मजबूत होगा और अगर वह एक साथ वोहुन पैलेस से निपट सकता है तो यह एक बड़ी मदद होगी। फिर उसके लिए बदला लेना अपेक्षाकृत आसान होगा। भविष्य में वोहुन पैलेस। अंत में तांग हाओ ने पहले सू तियान से दोस्ती करने का फैसला किया और भविष्य में जियाओ सैन के लिए उसे मनाना आसान हो सकता है। आखिरकार वे कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा। सू तियान से सीधे कहा, मैं डुगू बो को जाने दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम क्या कह रही हो। मैं याद रखूंगा। ये कहने के बाद सू तियान मुड़ा और पहाड़ से नीचे चला गया। कुछ ही देर बाद वह डुगू बो को लेकर सूर्यास्त वन से निकल गया। 4 एकल गुण संप्रदायों को वश में करने के लिए सू तियान ने सबसे पहले पोजी कबीले को चुना, जिसकी संख्या 4 एकल गुण संप्रदायों में सबसे कम है, लेकिन ये सबसे कठोर भी है। सबसे पहले पोजी कबीले को वश में करो और फिर बाकी 3 को भी। आसान। और दूसरा कारण है यांग वुडी, जो टूटे हुए कबीले के कुलपति हैं। 4 प्रमुख एकल विशेषता वाले परिवारों को पुराने भाई संप्रदाय कहा जा सकता है और कई कुलपतियों के बीच संबंध भी बहुत करीबी हैं। ये यहाँ अटका हुआ है सू तियान के सामान्य के साथ। अभ्यास में मन पर नियंत्रण का उपयोग करना अपरिहार्य है। यांग वुडी को नियंत्रित करने की तकनीक। यदि यांग वुडी बहुत सख्त है और सीधे आत्महत्या कर लेता है, भले ही अन्य 3 कुलों के कुलपति पकड़ ली और कुछ न कहें, फिर भी उनके दिल में द्वेष रहेगा। पोजी कबीले का अनुमानित स्थान। सू तियान केवल इतना जानता था कि यह स्टार लुओ साम्राज्य के क्षेत्र के भीतर था, इसलिए भले ही वह पहले पोजी कबीले में जाने में विफल रहा, वह पहले से तैयारी कर सकता था और यह बाद की योजनाओं को प्रभावित नहीं करेगा। बेशक वह पूरी तरह से अनिश्चित नहीं होगा कि वह इस बार कब आएगा। क्लियर स्काई स्कूल द्वारा त्याग दिए जाने के बाद ब्रोकन कबीले के अधिकांश सदस्यों को स्पिरिट हॉर द्वारा नरसंहार किया गया क्योंकि वे बहुत जिद्दी थे। उसके बाद शेष लोग मुख्य रूप से दवा को परिष्कृत करके अपना जीवन यापन करते हैं और यांग वुडी खुद भी इसके प्रति बेहद जुनूनी हैं। उनके पास अभी भी बहुत सारी परी घास बची हुई है, जिनमें से कुछ उनके अपने इस्तेमाल के लिए और कुछ उनके माता पिता के लिए हैं, बाकी सब संप्रदाय के विकास के लिए आरक्षित हैं। यदि आप यांग वुडी को शामिल होने दे सकते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यह उस पर छोड़ दो। सू तियान और डुगू बो को गाड़ी में सवार होकर स्टार लुओ साम्राज्य में प्रवेश करने में 1 महीने का समय लगा। रास्ते में सू तियान ने इस बार डुगू बो को अपने उद्देश्य के बारे में पहले ही बता दिया था। युवा मास्टर, हम पहले ही स्टार लुओ साम्राज्य में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इस टूटे हुए परिवार द्वारा क्लियर स्काई स्कूल से उनकी वापसी की घोषणा के बाद स्कूल का स्थान अज्ञात हो गया है। हम इसे कैसे खोजेंगे? डुगू बो ने इस समय कुछ पूछा। मुद्दा यह है कि अगर आप इसे ढूंढ भी नहीं सकते हैं तो कैसे? तुम इसे वश में कर लो, सू तियान ने हल्के से समझाया। पोजी कबीले की स्थिति का पता लगाना वास्तव में बहुत आसान है। ताकत में मजबूत होने के अलावा पोजी कबीला दवा को परिष्कृत करने में भी कुशल है। हाउटियन स्कूल छोड़ने के बाद वे सभी दवा को परिष्कृत करके अपना जीवन यापन करते हैं। इन दवाओं के बिक्री आउटलेट कई बड़े साम्राज्य हैं और वे स्टार लुओ साम्राज्य में स्थित हैं, इसलिए वे इसे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या आप एक बड़े ग्राहक हैं? खबर न सुनने की चिंता करें। लेकिन डुगू बो ने अपने दिल में सू तियान की हरकतों का खंडन नहीं किया, लेकिन जब उसने फिर से सू तियान को देखा तो वह और भी अधिक विस्मय में था। उसने आगे नहीं बढ़ना जारी रखा, जवाब दिया और चुपचाप सोचने में मदद नहीं कर सका। ये युवा मास्टर बहुत छोटा है, लेकिन वह बहुत क्रूर तरीके से काम करता है। हिंसक, मैं जब पहली बार स्टार लुओ साम्राज्य में आया था तो मैं महत्वपूर्ण शाही परिवार के सदस्यों पर हमला करना चाहता था। ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करने में अधिक सावधान रहना होगा। भविष्य की बातें। स्टारफॉल साम्राज्य में प्रवेश करने के बाद दोनों सीधे राजधानी शहर स्टार लुओ सिटी की ओर बढ़े। स्टार लुओ साम्राज्य उत्तर में स्थित था और मौसम बेहद ठंडा था।
यहाँ तक कि स्टार लुओ सिटी की जमीन भी बर्फ की मोटी परत से ढकी हुई थी। इस हल्की ठंड का सू तियान और डुगू बो पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने रहने के लिए महल के पास शहर में एक होटल ढूंढ लिया। इसके बाद सू तियान ने डुगू बो से इस खबर की जांच करने को कहा। सतह पर स्टार लुओ साम्राज्य में सर्वोच्च आत्मा शक्ति कॉन्ट्रा स्तर की थी, लेकिन सू तियान वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करता था और बस डुगू बो से स्टार लुओ शहर में खोज करने के लिए कहा। डुगू बो की ताकत से उन्हें जल्दी ही शाही परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य का पद मिल गया। ये राजकुमार डेविस था जो स्टार लुओ रॉयल अकादमी में अध्ययन कर रहा था। प्रतियोगिता और इस बार यह राजकुमार के उम्मीदवार से भी संबंधित था। डेविस शहर में बहुत लोकप्रिय था, इसलिए उसे आसानी से पाया गया। जब सू तियान को ये खबर मिली तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के डुगू बो से डेविस को गिरफ्तार करने का अवसर ढूंढने को कहा और फिर शहर के बाहर इकट्ठा हो गया। इस अध्याय का अंत। अध्याय 47 डेविस की सतर्कता। स्टार डू सिटी के बाहर सू तियान के सामने दो बेहोश लोग पड़े थे, एक पुरुष और एक महिला। पुरुष के बाल सुनहरे रंग के थे, उसकी शक्ल दाई मोबाइल से कम 45% मिलती जुलती थी, लेकिन वह उम्र में बड़ा था, लगभग 18 या 19 साल की उम्र। शक्ति में उतार चढ़ाव के मामले में उसकी आत्मा शक्ति भी स्तर से ऊपर है और उसके कपड़े बहुत महान हैं। दूसरी महिला लंबी और मोटी है, जो झू झूकिंग के समान है, और उसकी उम्र और आत्मा शक्ति में उतार चढ़ाव भी डेविस के समान है। डुगू बो उसके पास खड़ा था और बोला, युवा स्वामी, यह आदमी डेविस है, लेकिन यह महिला और डेविस हमेशा अविभाज्य हैं, इसलिए मैं केवल उन्हें एक साथ मार सकता हूं और उन्हें यहाँ ला सकता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सू तियान ने पहले ही महिला की पहचान का अनुमान लगा लिया था। ये डेविस की मंगेतर झू झुयुन होनी चाहिए। अगर दाई मोबाइल और झू झूकिंग पर तांग सान का प्रभाव नहीं होता तो अंत में स्टार लुओ साम्राज्य के स्वामी होते। ये दो लोग उनके सामने हैं। इस समय डुगू बो ने देखा कि सू तियान की अचानक उसकी आंखें अत्यंत गहरी हो गईं, एक सांस रोक देने वाली अनुभूति के साथ, और वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका, ये किस तरह का आत्मिक कौशल है। यह उस डोमेन जैसा नहीं है जिसका पिछली बार उपयोग किया गया था। फिर सू तियान के दाहिने हाथ में आत्मा की शक्ति की चमक के साथ डेविस और झू झुयुन पहले ही जाग चुके थे। डुगू बो को नहीं पता था कि सू तियान क्या पूछने जा रहा था, क्या वह कबूलनामा करने के लिए मजबूर करने जा रहा था, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और देखना जारी रखा। हालांकि उसे जल्द ही पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। डेविस के दोनों खड़े हो गए। बिना कुछ कहे उनकी आंखें सुस्त थीं, जैसे कठपुतली। तुम्हारा नाम क्या है? सू तियान ने उन दोनों से पूछा। मेरा नाम डेविस है। मेरा नाम झू झुयुन है। जब दोनों ने सू तियान की बातें सुनी तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना नाम बताया और बोलने के बाद वे पहले जैसे ही हो गए। इस समय डुगू बो का दिल उथल पुथल से भरा हुआ था। क्या स्थिति है? लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने में सक्षम होना बहुत डरावना है। उसके बाद क्या आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं उसे जानना संभव नहीं होगा। डुगू बो सू तियान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। पिछली बार अपनी आध्यात्मिक चेतना से वंचित होना और वह अपने दिल में थोड़ा डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया। अगर वह सहमत नहीं हुआ तो क्या उसका भी अंत डेविस के दो लोगों जैसा होगा? प्रतिरोध का एक निशान था। बस मुझे नहीं पता कि यह परिवर्तन सू तियान की पद्धति से भयभीत होने के कारण है या सू तियान द्वारा उसके मन में बोए गए आध्यात्मिक शक्ति के बीज के सूक्ष्म प्रभाव के कारण है। हालांकि सू तियान ने इस समय डुगू बो के बदलाव को नोटिस नहीं किया और पूछना जारी रखा, क्या आपके परिवार और पो जेड के बीच कोई लेन देन है? परिवार? हाँ, दोनों ने एक स्वर में कहा। सू तियान ने जल्दी से फिर कहा, मुझे पोजी कबीले की स्थिति के बारे में बताओ। झू झुयुन चुप हो गया। ऐसा लगता है कि उसे नहीं पता था, लेकिन राजकुमार के तौर पर डेविस को पता था। थोड़ा और। सू तियान के शब्दों को सुनकर उसने पोजी कबीले के विस्तृत स्थान के बारे में बात करने के लिए अपना मुंह खोला। जमे हुए जंगल के बाहर एक अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान में। न केवल ये बहुत सुविधाजनक है,
जमे हुए जंगल में प्रवेश करें और बाहर निकलें। ये स्टारड्यू वन से बहुत दूर नहीं है, ऐसा लगता है कि यह है। औषधीय जड़ी बूटियां एकत्र करने के लिए सुविधाजनक। बाद में सू तियान्यो ने बस स्टार लुओ साम्राज्य के बारे में कुछ बातें पूछीं और फिर समाप्त कर दिया। पूछताछ के दौरान उसे एक महत्वपूर्ण समाचार बताया। स्टार लुओ साम्राज्य वास्तव में एक शीर्षक वाले डोलुओं को गुप्त रूप से छिपाता है, लेकिन वह पहले से ही बहुत बूढ़ा है। अब वह शाही महल में रहता है और अब साम्राज्य के राजनीतिक मामलों में भाग नहीं लेता है। यदि साम्राज्य में कोई बड़ी घटना नहीं होती है तो वह किसी को भी जाने नहीं देगा। वह ये करो। सौभाग्य से सू तियान ने डुगुबो को जांच करने के लिए महल में प्रवेश नहीं करने दिया, अन्यथा ये हो सकता था। एक और परेशानी वाली बात है, उसने अभी तक अपनी शक्ति स्थापित नहीं की है और स्टार लू जैसे पुराने साम्राज्य के साथ संघर्ष करना उचित नहीं है। साम्राज्य। अपने सामने डेविस और झू झुयुन को देखकर सू तियान गहरी सोच में पड़ गया। अगर सामान्य स्थिति विकसित होती है तो ये दोनों लोग अंत में बेकार हो जाएंगे, लेकिन उसे इस तरह से उनसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। बेशक वह बिना कुछ किए उन्हें वापस नहीं रखेगा, लेकिन अगर वह रहना चाहता था तो डेविस और दोनों का क्या उपयोग होगा। उसे लाओ। सू तियान इस कॉन्टिनेंटल सोल मास्टर एकेडमी एलीट प्रतियोगिता के अंतिम कुछ पुरस्कारों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। आध्यात्मिक रूप से संघनित चैंपियनशिप इनाम में बुद्धि खो पड़ी। चूंकि उसने पिछली बार फायर ड्रैगन की दाहिनी बांह की आत्मा की हड्डी को अवशोषित किया था, इसलिए वह शरीर के बारे में सोचने लगा। आत्मा की हड्डियों के साथ उसकी मार्शल आत्मा मूल रूप से एक आत्मा प्रकार की मार्शल आत्मा है और सिर की आत्मा की हड्डी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, और यह असंभव है, इसे लापरवाही से अवशोषित करें। लेकिन सिर आत्मा की हड्डी अत्यंत दुर्लभ है और केवल 2 टुकड़े हैं जो उसके लिए उपयुक्त हैं, जिनमें से एक आध्यात्मिक रूप से संघनित ज्ञान खोपड़ी है और दूसरी है कैंगहुई कॉलेज के शिक्षक की मनी जैसी काल्पनिक आत्मा ऋषि हड्डी। लेकिन उनमें से आध्यात्मिक सामंजस्य की ज्ञान खोपड़ी सर्वोत्तम विकल्प भी है। स्टार लुओ रॉयल अकादमी की ताकत तियांडर रोवल अकादमी की तरह कमजोर नहीं है। इसमें शीर्ष 3 में प्रवेश करने की ताकत है। अपनी ताकत बढ़ाएं और तांग सेन के स्तर को तोड़ दें। अंत में वे भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। चैंपियनशिप। इसे आजमाएं। सू तियान ने आध्यात्मिक शक्ति के 2 बीजों को संघनित करके क्रमशः डेविस और झू झुयुन के मन में रोप दिया और फिर सीधे उन्हें नष्ट कर दिया बाहर और 2/3 श्रेणी की परिघास निकाली। आत्मा मार्गदर्शक से सीधे लिया जा सकता है, इसे उन दोनों पर डाल दें। ये 2 खगोलीय घास उन दोनों के लिए 50 स्तर के आत्मा राजाओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं। उनके मार्शल सोल फ्यूजन कौशल के साथ युग्मित ये भी जीतना संभव है। चैंपियनशिप। फिर वह पलटा और डुगुबो से कहा, उन्हें वापस भेज दो, उनके शरीर पर लगी जड़ी बूटियों को मत छुओ, भविष्य में वे मेरे बहुत काम आ सकती हैं। हाँ, युवा मास्टर। हालांकि डुगुबो भी सू तियान के ऑपरेशन के बारे में उलझन में था, फिर भी उसने उन दोनों का उल्लेख किया और चला गया। 1/4 घंटे से भी कम समय में डुगुबो पहले ही लौट आया। अब जब उसे पोजी कबीले का स्थान पता चल गया तो सू तियान ने और देर न करने का इरादा किया और सीधे डुगुबो के साथ चल पड़ा। स्टार लुओ रॉयल अकादमी, डेविस का निवास। डेविस और झू झुयुन, जो कमरे में बिस्तर पर लेटे थे, एक के बाद एक जाग गए और उनकी आंखों में संदेह का एक संकेत था। आज के बाद प्रशिक्षण के बाद जब वे कमरे में वापस आए तो उन्हें अंधेरा महसूस हुआ और जब वे फिर से जागे तो वे पहले से ही बिस्तर पर थे। डेविस ने झू झुयुन को देखा, जो उसके जैसा ही था और संदेह से भरा हुआ था। तभी उसे अपनी बाहों में कुछ महसूस हुआ और जब उसने उसे बाहर निकाला तो पता चला कि वो एक औषधीय जड़ी बूटी थी, जिसके चारों ओर प्रकाश की किरणें थीं, जो स्पष्ट रूप से कोई साधारण चीज नहीं थी। डेविस बचपन से ही महल में पैदा हुआ था और वह सभी खजानों से परिचित है। उसने कई दुर्लभ खजाने देखे हैं, लेकिन उसके सामने जड़ी बूटी स्पष्ट रूप से उन खजानों से तुलनीय नहीं है जिन्हें उसने पहले देखा है। वह बेहद हैरान है। बोले,
ये कोई प्राकृतिक खजाना है? झू झुयुन ने भी इस समय अपने शरीर पर औषधीय जड़ी बूटी पाई और जल्दी से कहा, मेरे पास भी यहाँ एक जड़ी बूटी है। यहाँ क्या हो रहा है? डेविस ने झू झुयुन के हाथ में परी घास को देखा और भी हैरान महसूस किया। किसी ने उनके कमरे में प्रवेश किया होगा, अन्यथा इसे समझाने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उसने अपने शरीर को ध्यान से देखा और कोई नहीं था। असामान्यता, एकमात्र अंतर यह है कि दो जड़ी बूटियां। अचानक से एक प्रश्न उठा, क्या ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने गुप्त रूप से मेरा समर्थन किया हो और मुझे गुप्त रूप से स्वर्ग, भौतिक और सांसारिक खजानों के दो पौधे दिए हों, लेकिन उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से ये क्यों नहीं दिए? इसके बाद डेविस ने किसी से निरीक्षण करने को कहा। कॉलेज और उसके आसपास के इलाकों को ध्यान से देखा और जड़ी बूटियों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए वह अपनी सतर्कता को कम करने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन डेविस से कैसे निपटा जाए, यह अभी भी इन दो जड़ी बूटियों से निपटने के तरीके में काफी उलझा हुआ है। ऑल कॉन्टिनेंट सोल मास्टर अकेडमी एलिट प्रतियोगिता जल्द ही आ रही है। इस बार उसके परिणाम बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो सीधे तौर पर इस बात से संबंधित हैं कि क्या वह परिवार को विरासत में ले सकता है और पूरे स्टार लुओ पर कब्जा कर सकता है। साम्राज्य। अंत में डेविस ने अभी भी कुछ समय के लिए प्रलोभन का विरोध किया और जड़ी बूटी नहीं ली। तुरंत और इसकी विस्तृत जांच करने जा रहा था, और अगर दो दिव्य पौधों के साथ कुछ गड़बड़ थी, तो जो लोग गुप्त रूप से उसके खिलाफ थे, वे निश्चित रूप से अपने पैर दिखाएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ, तो वह जड़ी बूटियों को लेने की जल्दी में नहीं है। दोबारा इस अध्याय का अंत। अध्याय 48 टूटा हुआ कबीला। सू तियान और डुगू बो दौड़कर उस स्थान पर पहुंचे जहां वे थे। अगले दिन जमे हुए जंगल। स्वाभाविक रूप से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके कार्यों से जो सतर्कता आई है, उसे जाने। डेविस, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आकाशीय घास नहीं है, इसे लेने के तुरंत बाद परिष्कृत किया जाएगा, ये कारण होगा। औषधीय शक्ति से उनके शरीर को नुकसान पहुंचता है। शरीर में विस्फोट होता है, जो उसके लिए अनुकूल नहीं है। योजना। दूसरा, डेविस की नज़र में राजकुमार, वह निश्चित रूप से आकाशीय घास बुफान पर ध्यान देगा। डोलुओ महाद्वीप की ताकत सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और स्टार लुओ साम्राज्य बल पर बहुत ध्यान देता है। वह नहीं सोचता कि ये दोनों लोग इतने मूर्ख होंगे कि दो आकाशीय घासों को छोड़ देंगे, और वे निश्चित रूप से अंत में उन्हें खुद ही ले लेंगे। कुछ ही समय बाद सू तियान और दोनों एक गांव के पास पहुंच गए। गांव बड़ा नहीं था, श्रेक अकादमी वाले गांव जितना बड़ा नहीं था, लेकिन यह एक सुदूर जगह पर स्थित था, जहां एक सामान्य गांव नहीं होता। मीटर ऊंची पत्थर की दीवार ढकी हुई है, और गांव के द्वार पर पहरेदार हैं। हमेशा की तरह ये स्थान संभवतः सू तियान की यात्रा का गंतव्य है, टूटा हुआ कबीला। सू तियान और डुगूबो को आते देख गेट पर मौजूद गार्ड ने तुरंत अपने हाथ में एक भाला लेकर गेट को अवरुद्ध कर दिया, और पीले और बैंगनी रंग के 3 आत्मा के छल्ले उसके शरीर पर उभर आए और दोनों से कहा, रुको, बाहरी लोगों का यहाँ स्वागत नहीं है, कृपया जल्दी करो, चले जाओ। डुगूबो भी तुरंत आगे बढ़े। उसके शरीर पर 9 भयावह आत्मा के छल्ले दिखाई दिए, और उसके पीछे एक विशाल पन्ना हरा सर्प प्रेत दिखाई दिया। गार्ड बिल्कुल भी नहीं चल सका, और सू तियान ने उसे नहीं रोका। अपनी मांसपेशियों को ठीक से दिखाने के लिए यह बहुत मददगार होगा, अन्यथा एक निश्चित ताकत के बिना प्रतिद्वंद्वी को वश में करने की जरूरत नहीं है। गेट में प्रवेश करना आसान नहीं है। इस समय एक भूरे रंग के बागे में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंधेरे से प्रकट हुआ, और वो एक फ्लैश में गार्ड के सामने आया और डुगूबो से कहा, ये पता चला है कि जेड फॉस्फोरस डोलुओ आ गया है। कबीले में जूनियर अंधे हैं, महामहिम को पहचानने में असमर्थ हैं। कृपया मेरी अशिष्टता के लिए मुझे क्षमा करें। हमारे युवा स्वामी स्वयं यहाँ आए हैं, जल्दी करो और अपने कुलपिता को तुमसे मिलने के लिए बुलाओ। डुगूबो ने तीखी आवाज में कहा। अधेड़ उम्र का आदमी भी हैरान था, और अपने बगल में बैठे सू तियान को देखने से खुद को रोक नहीं पाया।
वह देखने में तो 13 या 14 साल का ही लग रहा था, लेकिन डुगुबो उसे युवा गुरु कहकर बुलाता था। डुगुबो हमेशा से ही अकेला रहा है और कभी किसी सेना में शामिल नहीं हुआ। ये कब हुआ उन्हें खबर तक नहीं लगी। सू तियान आगे बढ़ा, डुगुबो को अपनी मार्शल भावना वापस लेने का संकेत दिया और फिर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कहा, मैं रईसों के कुलपति से बात करने जा रहा हूँ, कृपया रास्ता दिखाइए। इस समय मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को भी होश आया और उसने जल्दी से कहा, आप दोनों कृपया मेरे पीछे आओ। रास्ते में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने संकोच से पूछा, मुझे नहीं मालूम कि महामहिम, मैं आपको क्या कहूँ, आप किस गुट से हैं और आप किस पार्टी से हैं? जेड फॉस्फोरस डोलुओं को शामिल होने दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ताकत कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि कुलपति बाद में इसे पहले से समझा देंगे। सू तियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप मुझे बस सू तियान कह सकते हैं। जहाँ तक मेरी शक्ति का सवाल है, मैंने अभी तक इसे औपचारिक रूप से स्थापित नहीं किया है। बाकी के लिए आइए महान कुलपति से मिलने के बाद इसके बारे में विस्तार से बात करें। उसके बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक कोई और प्रश्न नहीं पूछा और उन दोनों को गांव के केंद्र में एक बड़े कमरे में ले गया और कहा, आप दोनों कृपया इस बैठक कक्ष में थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें और मैं अभी जाकर कुलपति को आमंत्रित करूंगा। सू तियान लिविंग रूम में बैठ गया और चुपचाप इंतजार करने लगा, जबकि डुगुबो सू तियान के पीछे खड़ा था। कुछ ही देर बाद सू तियान की तीव्र मानसिक शक्ति ने इस ओर आते हुए भारी कदमों की आवाज सुनी। अधेड़ उम्र का आदमी 3 लोगों को अंदर ले गया। अधेड़ उम्र के आदमी के सामने चल रहा था एक आदमी, बूढ़ा आदमी, और उसके पीछे 2 युवा पुरुष थे जो सू तियान की ही उम्र के लग रहे थे। सू तियान उन पर ज्यादा देर तक नहीं रुका, बल्कि सीधे सामने वाले आदमी, बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी लंबा और पतला था, आकार में वह उसी जैसा था डुगुबो, लेकिन काले बालों के साथ वह डुगुबो से बहुत छोटा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अदम्य भाव था जो लोगों को दमनकारी एहसास देता था। ये यांग वुडी होना चाहिए, टूटे हुए कबीले का कुलपति। बूढ़े आदमी के अंदर आने के बाद उसने सबसे पहले डुगुबो को देखा और फिर उसकी नज़रें सू तियान पर टिक गईं। जाहिर है उसे पहले ही बता दिया गया था कि यह वही युवक है जो इस बार उसके पास आया था, और उसने अपनी मुठ्ठियां बांधते हुए कहा, बूढ़े आदमी, यांग वुडी, पोजी कबीले के कुलपति, मुझे नहीं पता कि जब आप दरवाजे पर आए तो महामहिम किस बारे में बात कर रहे हैं। सू तियान भी खड़ा हो गया और फिर बोला, सू तियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सीनियर यांग इतना सीधा होगा। अगर ऐसा है तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं इस बार यहाँ रईसों को उस शक्ति में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आया हूँ जिसे मैं स्थापित करने वाला हूँ। अमर घाटी की तलाश। मुझे इन वर्षों में कुलीन परिवार की स्थिति के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह आर्थिक रूप से बुरा नहीं है, मेरा मानना है कि सीनियर यांग मुझसे बेहतर जानते हैं। क्लियर स्काई स्कूल द्वारा बेरहमी से त्याग दिए जाने के बाद स्पिरिट हॉल अभी भी दबा हुआ है। विशेषता संप्रदायों में का विकास। लिजी कबीला बुरा नहीं है और अन्य 3 कबीले बहुत आदर्श नहीं हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि कुलीन लोग जुशियान घाटी में मेरे साथ शामिल हो सकते हैं और इन बाधाओं से परेशान नहीं होंगे। यांग वुडी को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उनके कबीले को वश में करने आया है। उसकी अभिव्यक्ति उदास हो गई और कहा, आप हमारे सभी 4 कबीलों को वश में करना चाहते हैं, आपको ये साहस किसने दिया? क्या यह आपके पीछे जहरीला डोलुओ डुगुबो है? फिर उसने डुगुबो की ओर देखा और कहा, मुझे माफ कर दो, डुगुबो अकेले हमारे 4 प्रमुख संप्रदायों को वश में करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि आपकी पहचान क्या है और आपके पास हमारे 4 प्रमुख संप्रदायों का आत्मविश्वास से समर्थन करने के लिए क्या वित्तीय क्षमता है। विशेषता संप्रदाय। ये पहली बार है जब यांग वुडी हाउतियानजोंग द्वारा त्याग दिए जाने के बाद किसी ने अपने कबीले की भर्ती के लिए संपर्क किया। हालांकि यह सच है कि कबीले के लिए विकास करना मुश्किल है, लेकिन हाउतियानजोंग से सीखे गए सबक के साथ वह अब दूसरों पर आसानी से भरोसा नहीं करेगा। संप्रदाय और शक्ति स्थापित हो गई है और पहला विचार मना करना है,
इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन सू तियान के लिए चीज़ों को मुश्किल बनाना शुरू कर देता हूँ। डुगू बो भी बहुत गुस्से में है, यह उस पर नज़र रख रहा है। वह भी आखिरकार एक टाइटल डोलुओ है, एकमात्र कॉन्ट्रा इतनी अशिष्टता से बोलने की हिम्मत करता है। सू तियान ने स्वाभाविक रूप से नहीं सोचा था कि कुछ सरल शब्दों से यांग वुडी को विश्वास हो गया और उन्होंने कहा, मैंने पहले ही सीनियर यांग ने जो कहा है उसके बारे में सोच लिया है और मेरे पास किसी शक्तिशाली परिवार से कोई वित्तीय सहायता नहीं है, लेकिन आर्थिक क्षमता के संबंध में यांग सीनियर देख सकते हैं कि क्या ये हथियार आपके द्वारा बताई गई समस्या को हल कर सकता है। जब सू तियान बोल रहा था तब उसने पहले ही स्टोरेज सोल गाइड से एक डेजर्ट ईगल पिस्तौल और गोलियों की एक क्लिप निकाल ली थी और उन्हें सौंप दिया था। यांग वुडी ने उस चीज को देखा जिसे सू तियान ने सौंपा था और वह अपने दिल में काफी हैरान था। ये वैसा नहीं दिख रहा था जैसा एक हथियार दिखना चाहिए। अगर यह डुगू बो शीर्षक वाले डोलुओं के लिए नहीं होता तो उसे लगता कि यह एक सनकी बच्चा है, बस मजाक कर रहा था। मैंने इसे ले लिया और इसे जांचना शुरू कर दिया। डुगू बो भी इस समय काफी उत्सुक था और यह पहली बार था जब उसने सू तियान की चीज देखी थी। हालांकि वह पहले से ही सू तियान की ताकत से बेहद आश्वस्त था, लेकिन एक शक्ति स्थापित करना इतना आसान नहीं था और उसे बहुत उम्मीद भी नहीं थी। अंत में भले ही 4 प्रमुख एकल विशेषता संप्रदायों को शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है, बाद में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब वह अभी भी सू तियान के कदम से हैरान है। आर्थिक समस्याएं। इस अध्याय का अंत। अध्याय 49। और यांग वुडी के वर्तमान विचार डुगू बो के समान ही हैं। उसने अपने हाथ में हथियार को देखा और कुछ देर तक उसका अध्ययन किया, लेकिन वह अभी भी इसका पता नहीं लगा सका। सू तियान ने भी सही समय पर कहा, वरिष्ठ यांग, यह एक हथियार है जिसे मैंने बनाया है। मुझे लगता है कि न केवल आप बल्कि अन्य लोगों को भी हैरान होना चाहिए। इस पर चर्चा करने से पहले हम इसकी शक्ति को क्यों नहीं देखते? आप क्या सोचते हैं? ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि इस चीज में ऐसा क्या अजीब है कि यह हमारे 4 एकल गुण संप्रदायों की आर्थिक समस्याओं को हल कर सकती है। यांग वुडी ने कहा, उसकी आंखों में अभी भी तिरस्कार का भाव था। इसे फिर से सू तियान को सौंप दिया गया। सू तियान यांग वुडी के हाथ में डेजर्ट ईगल लेने नहीं गया, बल्कि संग्रहित आत्मा गाइड से एक और निकाला और सभी को प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पत्रिका स्थापित करना, इसे लोड करना, हर कदम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हर कदम प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उन्होंने यांग वुडी से कहा, वरिष्ठ यांग, ये हथियार अभी तक एक कॉन्ट्रा के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं है। चूंकि आप इसके बारे में बेहद संदिग्ध हैं, तो आप इसकी शक्ति का परीक्षण खुद क्यों नहीं करते? यांग वुडी को बहुत भरोसा है। यहाँ वह सोचता है कि केवल डुगू बो ही उसे थोड़ा खतरा पहुंचा सकता है। जहाँ तक अन्य लोगों का सवाल है, यह असंभव है। इतनी छोटी सी बात तो दूर की बात है। बचाव की एक परत बनाने के बाद उसने अपनी मार्शल स्पिरिट भी नहीं छोड़ी और सू तियान से कहा, चलो। अपने दाहिने हाथ से डेजर्ट ईगल को पकड़ते हुए सू तियान ने यांग वुडी पर निशाना लगाने के लिए अपना हाथ उठाया और एक धमाके के साथ गोली पहले ही लक्ष्य पर लग चुकी थी। ये सीधे यांग वुडी की सरल आत्मा शक्ति रक्षा को तोड़कर उसे लगी। यांग वुडी को उम्मीद नहीं थी कि यह हथियार इतना शक्तिशाली होगा। उसने अपने पेट को छुआ और थोड़ा दर्द महसूस किया। अपने हाथ में डेजर्ट ईगल को देखते हुए वह सोचने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि वह हथियारों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन पावर कबीले के पितामह टाइटैन इस क्षेत्र में बहुत कुशल हैं और उन्हें भी हथियारों की थोड़ी समझ है। अब तक डोलुओ महाद्वीप पर ऐसा कोई हथियार नहीं दिखाई दिया है, इसलिए उसने सू तियान की इस तरह के हथियार बनाने में सक्षम होने के लिए प्रशंसा की। और जिस तरह से उसने सू तियान को देखा वह बदल गया था। और फिर उसने सू तियान को देखा और कहा, यह हथियार वास्तव में अच्छा है, एक स्तर 40 आत्मा को धमकी देने के लिए पर्याप्त है। सूंग, ये दर्शाता है कि आप वास्तव में एक गुट बनाने के लिए कुछ हद तक तैयार हैं, लेकिन मेरा टूटा हुआ कबीला अभी भी आपकी अमरखोजी घाटी में शामिल नहीं होगा। चूंकि आपने अभी हाउतियानजोंग का उल्लेख किया है,
तो मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग किसी भी संप्रदाय या गुट में शामिल होते हैं, हालांकि हमारे पास वास्तव में है। इन वर्षों में स्पिरिट हॉल के विभिन्न पहलुओं द्वारा हमें दबाया गया है, कम से कम हमें भविष्य में धोखा दिए जाने या त्याग दिए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सू तियान स्वाभाविक रूप से यांग वुडी के रवैये में बदलाव महसूस कर सकता था, लेकिन वह इतनी आसानी से कैसे हार मान सकता था और पोजी कबीले को शामिल होने दे सकता था, और गंभीरता से कहा, वरिष्ठ यांग, जुनिक्सियन घाटी और हाउतियानजोंग के अलग अलग विचार हैं, और वे उनसे नहीं पूछेंगे। इतनी कायरतापूर्ण, हम जुनिक्सियानगू में किसी के साथ शत्रुतापूर्ण होने का कोई इरादा नहीं रखते हैं, हम सिर्फ अपना विकास करना चाहते हैं। इसके बाद सू तियान ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली, एक डराने वाली आभा बिखेरते हुए, और आगे कहा, लेकिन अगर किसी को लगता है कि हमें धमकाना आसान है, तो मैं उन्हें मिटा दूंगा, यहाँ तक कि वह उन पैलेस को भी। सीनियर यांग, हाँ, मैं वास्तव में चाहता हूँ कि पोजी कबीला मेरी शक्ति में शामिल हो, और कोई तथाकथित संबद्ध संप्रदाय नहीं है। वर्तमान में सुक्सियन घाटी के मुख्य सदस्य डुगुबो और एक हैं। पोजी कबीला दवा को परिष्कृत करने में कुशल है। सुक्सियन घाटी में सभी अमर जड़ी बूटियां दवा को परिष्कृत करने की आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपके लिए खुली रहेंगी। जब सू तियान ने इस स्तर का उल्लेख किया, तो वह सभी शर्तों को सीधे सामने रखने के लिए तैयार था। यदि यांग वुडी अभी भी सहमत नहीं होता, तो उससे बात करना इतना आसान नहीं होता। उसने आत्मा मार्गदर्शक से युजियांग किलुओ अमर वस्तु निकाली और यांग वुडी से कहा, परी घास के लिए कीमिया के मास्टर के रूप में। वरिष्ठ यांग को इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए, और सीनियर यांग को इस परी घास के बारे में पता होना चाहिए। सू तियान द्वारा युजियांग क्यूलुओ अमर उत्पाद को निकालने के बाद यांग वुडी की नज़र सू तियान के हाथ में बड़े फूल से कभी नहीं हटी। वह सू तियान के पास गया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, और वह उत्साह से बोला, आपने जिन परी घासों का उल्लेख किया है, वे सभी सही हैं। हम इस नस्ल सहित खुले हैं। सू तियान ने दृढ़ता से कहा, बेशक, औषधीय जड़ी बूटी कीमियागर के हाथों में अपना सबसे बड़ा प्रभाव डाल सकती है। यांग वुडी ने सू तियान के हाथ में परी घास को सावधानी से लिया और खुशी से सहमत हुए। ठीक है, ये बात है, बूढ़ा आदमी भविष्य में आपके साथ ऐसा करेगा। लेकिन चलो पहले इसके बारे में बात करते हैं। आपकी जुक्सियन घाटी इसकी अनुमति नहीं देगी। मुझे सीमित करें। सू तियान ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमें इन परी घासों को जुशियान घाटी से बाहरी दुनिया में फैलाने की अनुमति नहीं है। ये घाटी में शिष्यों के भविष्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चिंता मत करो, मैं इतना मूर्ख नहीं बनूंगा कि इतनी अच्छी चीज दे दूं। यांग वुडी ने बिना सोचे समझे सहमति जता दी। कुलपति, इस समय पोजी कबीले के कई सदस्य जल्दी से चिल्लाए। वे मदद नहीं कर सकते थे और महसूस करते थे कि जब उनका कबीला इतना बेकार हो गया, तो उन्हें कुलपति ने बेच दिया। यांग वुडी ने अपनी नाक युजियांग क्यूलुओ अमर उत्पाद पर रखी और उसे जोर से सूंघा। उसका पूरा शरीर पागल लग रहा था और नाच रहा था। अपने अगल बगल खड़े लोगों की चीखों पर ध्यान देते हुए, हा 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 हा, तुम क्या जानते हो, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी इसकी तलाश में रहा हूँ। ये युजियांग क्यूलुओ की परी कथा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे इस तरह पा सकता हूँ। इसके साथ भविष्य में ऐसा कोई जहर कहाँ होगा जिसे हम परिष्कृत करने की हिम्मत न करें। ये देखकर कि कुलपिता इतना उत्साहित था, उसके बगल में खड़े पोजी कबीले के कुछ सदस्यों ने अब और खंडन करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे केवल अपने भाग्य को स्वीकार कर सकते थे। अगर डुगुबो ही अब सबसे असहाय भाव वाला व्यक्ति है, तो वह इस परी घास को पहचानने में कैसे विफल हो सकता है? क्या यह अभी अभी उसकी बर्फ और आग से तोड़ी गई घास नहीं है? ये यांग आंखें, उसने एक नज़र में ही उसे पहचान लिया। वो कई सालों से वहां पढ़ रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह किस लिए है, इसलिए वह खुद पर शक करने से खुद को नहीं रोक पाया। सू तियान ने युजियांग किलुओ परी उत्पाद पर यांग वुडी के शोध को अंतहीन रूप से देखा, इसलिए वह मदद नहीं कर सका और कहा, पेट्रियार्क यांग, युजियांग किलुओ परी उत्पाद का अध्ययन करने के बारे में चिंता न करें।
मुझे लगता है कि हमें 3 एकल को मनाने के लिए जाना होगा। जितनी जल्दी हो सके कबीले का नाम बताएं। मेरा मानना है कि मेरे जैसे हथियार अधिक मूल्यवान होंगे। संवेदनशील कबीला, और मुझे केवल इतना पता है कि ली कबीला त्यांडोउ शहर में है। हम अभी वहां जाने की जल्दी में नहीं हैं। मिंजी कबीले और युजी कबीले के स्थान स्पष्ट नहीं हैं, और मुझे अभी भी रास्ता दिखाने के लिए आपकी मदद की जरूरत है। यांग वुडी को आखिरकार इस समय होश आया, और उसने कहा, युवा गुरु, मिंजी कबीला और युजी कबीला दोनों स्टार लुओ साम्राज्य में हैं, और युजी कबीला 200 मील के भीतर है। स्टार लुओ साम्राज्य की सीमा। सिंगचेंग, मेरी राय में हमारे लिए पहले मिन के कबीले में जाना बेहतर है। हालांकि हमारे पो के कबीले में बहुत से लोग नहीं हैं, लेकिन वहां कुछ दवा शोधन उपकरण ले जाना काफी परेशानी भरा है। शाही कबीले में जाओ। इस समय सू तियान को भी याद आया कि तांग सान के कई कुलों पर कब्जा करने से युजी कबीले का मामला सामने आया, और ऐसा लगा कि बिना जानकारी कि ये काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है, तो चलिए पहले मिंजी कबीले के पास चलते हैं। इस अध्याय का अंत। विज्ञापन अध्याय 50 बर्फ और हिम वृक्ष घर। उसके बाद सू तियान और डुगु बो यांग वुडी के नेतृत्व में मिंजी कबीले में चले गए। रास्ते में यांग वुडी ने सू तियान को परिचय दिया, युवा गुरु, मिंजी कबीले का पूरा कबीला, कुलपति बहे से लेकर नीचे तक बेहद अभिमानी। वे हमेशा सोचते हैं कि उनकी मार्शल स्पिरिट स्विफ्ट बेहद महान है, और वे अन्य संप्रदायों को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। इन वर्षों में संप्रदाय की दयालुता विकसित करना आसान नहीं रहा है, यानी हमारे 3 संप्रदायों का समर्थन। ओल्ड बाह्य कुछ को स्वीकार करेगा, अन्यथा यह और भी मुश्किल होगा। फिर उसने फिर आह भरी, यह अच्छी बात होगी अगर वे जुशियान घाटी में शामिल हो सकें। सू तियान ने कहा, वरिष्ठ यांग, क्या आपको लगता है कि मिंजी कबीले का मुखिया अमर घाटी में शामिल होने के लिए सहमत होगा? यांग वुडी ने भी विचार करना शुरू कर दिया। 4 कुलों ने कई वर्षों तक एक दूसरे की देखभाल की और एक दूसरे की मदद की, और कबीले के नेता सभी अच्छे पुराने भाई हैं। वो इस घटना के कारण परेशानी नहीं करना चाहता था। आरोही कबीले के सदस्यों की हमला शक्ति गंभीर रूप से अपर्याप्त है, और बूढ़ा बाह्य लगातार इस मामले का समाधान ढूंढ रहा है। युवा गुरु का हथियार वास्तव में मिंजी कबीले के लिए बहुत उपयुक्त है। मेरी समझ से पुराने बहे को इस हथियार को अस्वीकार करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। पक्ष से मेरे अनुनय के अलावा इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि यांग वुडी ने कहा कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई समस्या नहीं है, उनकी भौहें थोड़ी झुर्रीदार हैं, जाहिर है कुछ है। कहना मुश्किल है। सू तियान ने खुद को ये पूछने से नहीं रोका, वरिष्ठ यांग, चूंकि आपने कहा कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई समस्या नहीं है, तो क्या आप किसी दुर्घटना के बारे में चिंतित हैं? ये निश्चित नहीं है, अफसोस, यह मुख्य रूप से क्लियर स्काई स्कूल की वजह से है। ओल्ड बहे हमारे जैसा नहीं है। उसके और क्लियर स्काई स्कूल के बीच का रिश्ता हमारे से कहीं ज्यादा नज़दीकी है। मुझे नहीं पता कि उसने इतने सालों में इसे देखा है या नहीं। सू तियान को भी मिंजी कबीले के अंतर का एहसास हुआ। बहे और हाउतियानजोंग रिश्तेदार हैं, शायद मिंजी कबीले को वश में करना उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। आधे दिन में वे तीनों मिन कबीले के क्षेत्र में पहुंच गए। सू तियान और डुगु बो को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मिन का कबीला दरअसल फ्रोजन फॉरेस्ट के बाहरी इलाके में रहता था। ये भी एक छोटा सा गांव था। सफ़ेद विस्तार को देखते हुए ये पो के कबीले से बहुत बड़ा था। हालांकि यहाँ की वास्तुकला शैली काफ़ी अनोखी है। कई घर सीधे पेड़ों पर बने हैं। नमी वाले वातावरण में इस तरह के घर बनाने का इस्तेमाल नमी को रोकने के लिए किया जाता है। हालांकि चूंकि यह जगह बर्फ और बर्फ से ढकी हुई है, इसलिए इस तरह के घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे इस तरह के घर उनमें से ज़्यादातर के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए उनका नज़ारा अनोखा था। सू तियान कुछ नहीं बोला, लेकिन डुगु बो ने सामने की ओर देखा, लेकिन खुद को रोक नहीं सका और बोला, मेरे अच्छे साथी। वे जंगल में भी भाग गए, लेकिन वे सभी पेड़ों पर क्यों रह रहे हैं?
आगे बढ़ते हुए यांगवुडी ने उन दोनों को समझाया, बूढ़ा बाह्य और उसकी आत्माएं पक्षी हैं और उन्हें शहर का माहौल पसंद नहीं है, इसलिए वे इस जंगल में रहते हैं। हालांकि इस जमे हुए जंगल में लोग हैं। आत्मा जानवर सीधे बर्फ में घुस सकते हैं और यह सिर्फ एक असहाय चीज है ताकि वे इस तरह का घर बना सकें। इस समय वे तीनों पहले ही गांव के निकट पहुंच चुके थे और एक आकृति आकाश से उड़कर उनके सामने आ गिरी। यह एक छोटी लड़की है जिसकी पीठ पर शुद्ध सफेद पंखों की एक जोड़ी है। गिरने के बाद पंख वापस खींच लिए जाते हैं। ये वुहुन स्विफ्ट द्वारा निर्मित विशेष प्रभाव होना चाहिए। लड़की ने सू तियान और डुगू बो की ओर देखा। उसकी नज़र यांगवुडी पर पड़ी, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, दादाजी यांग, आप यहाँ क्यों आए और आपने मुझे पहले से सूचित नहीं किया ताकि हम यहाँ आ सकें। मैं आपका स्वागत करता हूँ। यांगवुडी ने अपने ठंडे चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखेरी और सीधे लड़की से कहा, तो यह चेन जियांग है। मैं इस समय आपके दादाजी की तलाश कर रहा हूँ। क्या उड़ बहे यहाँ है? यांगवुडी की बातें सुनकर सू तियान को भी तुरंत अपने सामने खड़ी लड़की की पहचान पता चल गई। वह बाई चेंजियांग थी, जो मिंजी कबीले के मुखिया की पोती थी। बाई चेंजियांग की उपस्थिति जियोवू और निंग रोंगरोंग से बदतर नहीं है और विशेष रूप से उसके पैर असाधारण रूप से लंबे हैं। शायद ये चपलता प्रकार की महिलाओं का एक फायदा है। दादाजी यांग, मेरे दादाजी यहाँ हैं, मैं आपको वहाँ ले चलूँ, बाई चेंजियांग ने कहा और फिर उन तीनों को आगे ले गया। रास्ते में यांगवुडी से बात करते हुए बाई चेंजियांग ने सू तियान और डुगू बो को भी उत्सुकता से देखा और जल्द ही वे गांव में जमीन पर बने एक लकड़ी के घर के सामने पहुंच गए। एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने आया। बूढ़ा आदमी, वह लंबा और पतला था, उसके पीछे बर्फ की तरह सफ़ेद लंबे बाल लटक रहे थे, लेकिन उसका चेहरा एक बच्चे की तरह लाल था, इसलिए उसे मिन कबीले का मुखिया बाह्य होना चाहिए। पलक झपकते ही दूसरा पक्ष पहले ही कई लोगों के सामने आ चुका था। उसने यांगवुडी को देखकर मुस्कुराया और कहा, हा हा हा, लाओ यांग, तुम्हारे पास मेरे पास आने का समय क्यों है? किसी ने तुम्हें पहले से सूचित क्यों नहीं किया? ये तुम्हारी शैली के अनुरूप नहीं है। मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप हमें अंदर क्यों नहीं बुलाते? यांगवुडी ने काफी आत्मीयता से कहा। फिर बाई ही कुछ लोगों को घर में ले आया। अंदर का माहौल बहुत ही साधारण था। यह एक साधारण स्वागत कक्ष था, सभी को बैठने की जगह मिल गई थी। नीचे और बाई चेनजियांग बाई के पीछे खड़ा था। तभी यांगवुडी ने कहा, मैं इस बार आपके पास आया हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। क्या कुछ महत्वपूर्ण है? वुहुन पैलेस तुम्हें फिर से मिल गया है। बाई का दिल कांप उठा और यांगवुडी के बोलने से पहले ही वह सीधे बोल पड़ा। वह सू तियान और डुगू बो को बहुत सतर्कता से देखने से खुद को रोक नहीं सका और जारी रखा, मुझे नहीं लगता कि तुम फिर से मिलोगे। जानते हैं ये दोनों कौन हैं? यांगवुडी को भी पता था कि ओल्ड बहे ने उसे गलत समझा है और तुरंत समझाया, ये वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वुहुंडियन हाल ही में मुझे परेशान करने नहीं आया है। फिर उसने सू तियान और उन दोनों की ओर इशारा किया और कहा, चलो मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। तुमने उनमें से एक के बारे में सुना होगा, बिफॉस्फोरस डोलुओ डुगू बो, जिसे पॉइजन डोलुओ के नाम से जाना जाता है और अब जुक्सियन घाटी का सदस्य है, और ये दूसरा जुक्सियन घाटी का मालिक है, सू तियान। बाई चेनिक्सियांग ने भी यांगवुडी को सुना। उसने बगल से परिचय दिया और आश्चर्य से सू तियान को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि सू तियान, जो लगभग उसकी ही उम्र की थी, पहले से ही एक गुट की मालिक थी। हालांकि बाई अपने दिल में अधिक हैरान था, इसलिए उसने पूछा, यह जुक्सियन घाटी कौन सी ताकत है जो जहर डोलुओं को शामिल होने की अनुमति देती है, और उन्हें यहाँ लाने का आपका क्या मतलब है? यांगवुडी ने बाई को देखा और फिर कहा, वास्तव में जुक्सियन घाटी अभी स्थापित हुई है और न केवल जहर डोलुओ जुक्सियन घाटी में शामिल हो गया है, लेकिन हमारे पोजी कबीले के सभी लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। हम इस बार आपको जुक्सियन घाटी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। जियांगू, मैं बाद में पुराने ओरंगुटान और पुराने गैंडे के पास जाऊंगा।
ईमानदारी से कहूँ तो हमारे 4 कबीले अकेले उपयुक्त नहीं हैं। अकेले रहने के लिए फायदे और नुकसान बहुत स्पष्ट हैं। शुरुआत में मैंने सोचा कि यह हमारे 4 कुलों के लिए अच्छा होगा। हम सीधे अपने आप से एक संप्रदाय की स्थापना करते हैं। इस बार सुल्तियान की जुक्सियन घाटी वास्तव में हमारे लिए 4 कुलों से संबंधित होने के लिए उपयुक्त है, ताकि हम सभी भविष्य में एक साथ इकट्ठा हो सकें। यांग वुडी द्वारा बताई गई खबरों की श्रृंखला को पचा पाना बाई हे के लिए कठिन था। यांग वुडी और फिर सुल्तियान को देखते हुए उनके चेहरे पर एक झिझक भरी नजर थी। उसकी आंखें, ऐसा नहीं है कि वह यांग वुडी पर भरोसा नहीं कर सकता, वे पुराने भाई हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उससे झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आखिरकार वह सुल्तियान से परिचित नहीं है, इसलिए एक अपरिचित सेना में जल्दबाजी में शामिल होना असंभव है। अकेले पूरे कबीले में शामिल होने दें, उसे चीजों के बारे में थोड़ा और सोचना पड़ा। इस अध्याय का अंत। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर पसंद आया हो तो नीचे दिए गया लिंक से सपोर्ट ज़रूर करें। आपकी छोटी सी हेल्प मेरे लिए बहुत बड़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।